नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमारे साथ हैं शर्मिष्ठा जी और करण जी। आप सबको पता है ये 3 तिगाड़ा कई लोगों का काम बिगाड़ा करके बैठे हुए हैं पिछले 2-3 एपिसोड से। जो चीज़ें इस ट्रायो सेगमेंट में डिस्कस हुई हैं, काफ़ी सारी शर्मिष्ठा जी की प्रेडिक्शंस एब्सोल्युटली क्लियर आई हैं, हमारी एनालिसिस थोड़ी बहुत साफ भी हुई है। मैंने सोचा कि हमने जैसे बात करी हुई है कि हम रेगुलरली महीने में 1 बार ही मिलेंगे एंड इसके ऊपर इन चीज़ों पे हम बात करते रहेंगे। तो आज सबसे बात करते हैं, लेट्स फाइंड आउट। इतना सब कुछ चल रहा है, मोदी साहब के 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं, ममता बनर्जी पता नहीं आ रही हैं, जा रही हैं, किसी को पता नहीं है। वेस्ट बंगाल एक पार्टीशन से बच चुका है, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले नमस्कार, वेलकम शर्मिष्ठा जी एंड करण। नमस्कार जी। नमस्कार, धन्यवाद। तो जरा पहले शर्मिष्ठा जी से शुरू करते हैं कि आपकी जो प्रेडिक्शन थी ममता बनर्जी के ऊपर कि ये तो बचेगी नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा इनका, इनकी पार्टी खत्म हो जाएगी, कहीं न कहीं वो पूरी रियलिटी में बदल रही है। और कोई प्रेडिक्शन है भी इनके लिए कि ये कहीं-कहीं रॉकेट-वॉकेट लेके दूसरे प्लैनेट जाने वाली हैं कि वो कुछ और है ऐसा? तो ज़रा हमको वो भी बता दीजिए। और कोई दूसरा प्लैनेट में भागने लायक उनके पास उतना पुण्य नहीं बचा है कि इस धरती को छोड़ के, मर्तलोक को छोड़ के और किसी दूसरे प्लैनेट में वो भाग जाएंगे। हाँ, मैंने कहा था कि एंड ऑफ हर करियर। सो फाइनली अभी दिख रहा है कि एंड ऑफ हर करियर, क्योंकि वो इलेक्शन हारे, अपने सीट हारे, और तो और अभी पार्टी भी गया। तो अभी तो उनके जो राज्यसभा के एमपी वगैरह वो सब बात तो आप मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हो, और जो लोग दर्शक देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत अपडेटेड होते हैं, आपके चैनल देखने वाले दर्शक, तो वो सब तो पता ही है कि नो मोर। अब अगर और एक दूसरा प्रेडिक्शन मैं दूं, वो तो प्रेडिक्शन थोड़ा बहुत क्या बताऊं, उनकी पार्टी की कुंडली देख के, क्योंकि ना अभिषेक की कुंडली मेरे पास है और ना उनकी एक कुंडली है, जो मुझे लगता है वही ऑथेंटिक कुंडली है मेरे पास। किसी की रिसर्च जर्नल से मैंने वो निकाला है, एक्चुअली बहुत पुराने एस्ट्रोलॉजर का, बहुत पुराने एस्ट्रोलॉजर, मतलब बहुत बहुत पुरानी, मतलब क्या बताओ, काफी पुराना। सो तो वहां से जो मुझे लगता है कि अब उनकी हेल्थ, उनके ऊपर जाने का टाइम तभी आएगा जैसे जैसे तो ये केसेस बढ़ेंगे, हर हेल्थ एंड एवरीथिंग विल बी डन। तो अभी सिग्निफिकेंट और कुछ नहीं है उनके बारे में खास बात करने लायक। शी इज ट्राइंग। अब देखो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इंसान तो कोशिश करता ही है मरते दम तक हर चीज का। सो दैट्स व्हाट शी इज डूइंग। दिस इज वेरी ऑब्वियस। आप में कोई भी उनकी जगह पे होते तो मेरे ख्याल से यही सब हाथ पैर मारते कि इंडिया अलायंस के साथ जुड़ जाए, कि सब मिलके मोदी को, बीजेपी को सबक सिखाए। तो these are the things will go on. Insignificant, खत्म है, अब और कुछ नहीं हो सकता है, फुल स्टॉप। सेंटर में आएँगी वो, क्योंकि अभी वो कई लोग बोलते हैं कि वो दिल्ली में अभी बैठेंगी, बंगाल में नहीं बैठेंगी, क्योंकि दिल्ली में उनको एक पॉलिटिकल एक एवेन्यू मिलेगा, प्लस पॉलिटिकल आवाज़ मिलेगी, क्योंकि मीडिया उनके पास बार-बार आएगी बात करने के लिए। ये सब कुछ होगा तो उनके पास एक जगह रहेगी। तो आपको लगता है कि कहीं सेंट्रल पॉलिटिक्स में उनकी कोई जगह है, किसी को राज्यसभा की सीट में से भगा के खुद बैठ जाएँ वहाँ पर, ताकि दिल्ली में एक घर मिल जाए और ये सब चीज़ें मिल जाए? ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। अब तो समय बताएगा ये ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उनके मंत्री तो जो है वो रिजाइन कर रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। उनके लिए कोई अपना सीट छोड़ना नहीं चाहते हैं। तभी तो बाईकॉल होगा, तभी तो जीत के आएंगे। बाईकॉल भी होगा तो जीतेंगे, इसका भरोसा थोड़ी है। अब एक आप मुस्लिम एरिया से जीत सकते हैं, इसके लिए तो एस्ट्रोलॉजी की कोई जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी कॉमन सेंस। मुझसे अच्छा करण बता सकते हैं। तो आज के टाइम में अगर बंगाल में इलेक्शन हुआ दोबारा, कोई भी इलेक्शन हो गया, तो टीएमसी को जो 88-87 सीट मिले हैं, या जो भी पता नहीं 80 प्लस सीट मिले हैं, मुझे तो लगता है कि 10 सीट भी नहीं मिलेगा आज के टाइम में दोबारा इलेक्शन हुआ तो। आप दोबारा इलेक्शन करने, अभी वहां का मिजाज चेंज हो गया है। मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन डेली फोन करके अलग, खासतौर से पापा डेली फोन करके अलग अलग चीज बोलते हैं, हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, वैसा है, ठीक है, शांत शांत। सो दे आर ऑन अ वेरी डिफरेंट मूड, द पीपल ऑफ बंगाल। इसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है। अब ये सब कुछ नहीं होने वाला है, द एंड ऑफ द स्टोरी। हाँ, अब वहां पे जाने के लिए उनको राज्यसभा का सीट चाहिए, और राज्यसभा का सीट उनकी उसी बंगाल से होके निकालती है। तो उन्होंने वही शिशुपाल की 100 गलती पूरी हो गई। अब 101 नंबर का कोई चांस नहीं है। करण जी, आप क्या कहते हो? नहीं, एक बात सोचिए जरा आदि जी, और क्योंकि शर्मिष्ठा जी भी है यहाँ पर, तो जरा सोचने वाली बात है, समय कितना बलवान होता है। मतलब कहाँ 2 महीने पहले
ये सब दहाड़ रहे थे बिल्कुल। अभिषेक तो दहाड़ रहा था कि 4 जून के बाद अमित शाह आ मत जाना यहाँ पे। अब वो हेलमेट पहने हुए, मुझे तो पहले लगा कोई क्रिकेटर है जो मार खा रहा है कि भाई उसने रन वन नहीं बनाया, ते भचाभच अंडे पे अंडे, और लोग अपनी क्रिएटिविटी देख रहे हैं उसमें। एक एंगल से लिया उसने स्लो मो में कि कैसे आकर के अंडा लगा उसके, लोग थ्रोइंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ सोचिए जरा। और वही जो था आपका क्या नाम है उसका, जहांगीर, वो लापता, वो पुष्पा बना घूम रहा था, वो पकड़ा गया, नेपाल बॉर्डर पे पकड़ा गया। यही ममता बनर्जी जो कहती थी मैं इंडिया अलायंस में नहीं आऊंगी, मुझे 10 दिन पहले का नोटिस दिया करो, तुम लोग सब छुटभइये हो, मैं यहाँ की सुप्रीमो लीडर हूं। वो कल ऐसे मिलने आई और केजरीवाल से घर पे भी मिलने गई। और ये जो भाईपो है, ये जो अभिषेक है, ये तो क्या हो गया, एकदम संस्कारी हो गया। ये तो बिल्कुल एक शर्मीले लड़के की तरह यूं बिल्कुल खड़ा हुआ था। आपने देखा उसके तेवर अब कैसे हो चुके हैं, नमस्ते कर रहा है झुक करके, मुझे लग रहा था पैर ही छू लेगा केजरीवाल के, तो जिस तरह से उससे मिल रहा था वो। तो ये समय कितना बलवान है। मैं तो ये देख के, तो हम लोग जो बात करते हैं शर्मिष्ठा जी कर्मों की और इसका फल कब मिलता है, कई बार बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है क्योंकि जन्मों जन्मांतर तक स्प्रेड हो जाता है ये। बट यहां पे हमें सामने सामने देखने को मिल गया। वही कल्याण बनर्जी, वो भी जमीन पे लेटा हुआ पाया गया। एक डॉन था वहां पर जो कि अब कच्चे बनियान में घूम रहा है, आपने देखा होगा उसके, वो बिल्कुल उसका, पुलिस ने उसको लेकर के पूरे कच्चे बनियान में पूरा हावड़ा घुमा रहे हैं उसको। ये मुझे बड़ा विचित्र लगा कि मतलब एस्ट्रोलॉजी में आप हमेशा कहते हो पेशेंस रखो, यहां तो पेशेंस की जरूरत ही नहीं हुई है, तो बिल्कुल फास्ट फॉरवर्डेड हमें कर्मा देखने को मिल गया। तो इसको आप कैसे देखते हो शर्मिष्ठा जी? क्या ये पूरा पापों का घड़ा भर चुका था एंड ऑल इट नीडेड वाज अ लिटिल नज, या ये अभी जो कोई ट्रांजिट हुआ उससे ट्रिगर हुआ? ये बीजेपी का अच्छा कर्म चलता आ रहा है, ये इनका खराब कर्म है? तो मैं ये पहले तो आपसे जानना चाह रहा था। म्यूट। बीजेपी का कोई खराब कर्म चल रहा था, ये नहीं, इनका घड़ा भर गया। ये मैंने आपके, जब पहली बार आपके पास आई थी ब्रॉडकास्ट में, पहली या दूसरी बार, तब भी मैंने वही चीज बोला था कि देखिए शिशुपाल की तरह 100 गलती पूरी होगी। वो तब देखिए लोग ना 2021 में ही सोच रहे थे कि चली जाए, पर तब उसकी समझ लीजिए कि 1997 तक पहुंची थी, वो 90 तक पहुंची थी या 85 तक पहुंची थी। उस टाइम में जो वायलेंस किया है उसने 2021 की असेंबली इलेक्शन के बाद, उससे उसकी घड़ा जल्दी बढ़ गए। हो सकता है और थोड़ी स्ट्रेच कर पाती है व्हाटएवर, बट ये जो चीज है वो एक के बाद एक ब्लंडर करती गई। उसके बाद लास्ट तो शायद वो आर्टिक कौर का जो रेप केस था वो था, जिसको उसने इतनी हाइड आउट, इतनी क्या करने की कोशिश की। वो लड़की तो मुझे लगता है कि इनके पिछले जन्म का सबसे बड़ी दुश्मन थी, जिस वजह से इसने इनको, वो तो गई इनको लेके डूबी हो, वो तो गई इनको लेके गई। सो इट्स हार बैड कर्मा जो अभी खाता बंद हो गया, मतलब इट्स लाइक पेज पूरा भर गया है, अब घड़ा भर गया है, अब और कुछ नहीं है। सो इट्स नॉट अबाउट बीजेपी इज गुड कर्मा, आई विल से कि इनका ये टाइम ही था, डेस्टिन्ड था यहाँ होना। और एस्ट्रोलॉजी देखिए बाकी चीज नहीं देखता है, देखता है अल्टीमेटली डेस्टिन्ड रिजल्ट क्या है। डेस्टिन्ड रिजल्ट ये है कि यहाँ नया सरकार आना, टीएमसी की जो पतन होना, ये डेस्टिन्ड रिजल्ट था। अब कैसे होगा, क्या होगा, कितने लोगों में होगा, ये कुछ समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, पर होना ये था, एंड दैट्स व्हाट इट हैपेंड। और मैं तो वही कह रही थी कि जो मतलब इतना राहुल गांधी को जो ममता बनर्जी गुड फॉर नथिंग समझती थी, ये कुछ भी नहीं है, सच्ची में पप्पू है, दैट्स व्हाट शी यूज्ड टू थिंक एंड शी यूज्ड टू टॉक अबाउट इट। और फिर जाके सोनिया गांधी से गले मिल रही थी कल या परसों, मैंने फोटो देखा। तो इनको बेटे ने डुबाया, इनको भतीजे ने डुबाया, और बोथ आर ऑन द सेम पेज। तो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट्स गॉन केस, अभी तो और कुछ नहीं होने वाला है, डन। एक मेरा सवाल है आदि जी, एक और सवाल है इनसे, फिर एक आपसे भी है। बीजेपी जिससे टकरा रही है वो बिल्कुल खत्म हो जा रहा है इस समय, वेदर इट इज केजरीवाल, वेदर इट इज स्टैलिन, वेदर इट इज एनीवन, किसी को भी पकड़ लो, लालू के लड़के, अब बस अखिलेश बचे हुए हैं अभी, वो भी वैसे तो पावर के बाहर ही है। क्या बीजेपी का, अगर आपने बीजेपी की कुंडली देखी हो या मोदी जी की कुंडली देखी हो, उसमें इज देयर जिसको हम कहते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, नीच भंग राजयोग है कि जिससे टकरा रहे हैं वो तबाह हो जा रहा है? कोई इस तरह का योग है? बिकॉज डायनेस्टीज डिस्ट्रॉय कर दी इन्होंने चारों ओर, अगर मैं बोलूं खत्म कर दिया मतलब इन्होंने। ये इसका एस्ट्रोलॉजिकली क्या रीजन है?
पॉलिसी वाइज हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी वाइज आदि जी कर सकते हैं, बट व्हाट इज इट स्टार्स वाइज? इज देयर अ थिंग जो टकरा रहा है, मिट्टी में मिल जा रहा है, लाइक लिटरली? प्लीज ये बताइएगा। मे आई ऐड टू दिस क्वेश्चन शर्मिष्ठा जी कि मेरा एक सिंपल सा एडिशन रहेगा। आप ये जो स्टोरी शुरू हुई है ये 2023 से शुरू हुई है। अगर इसे आप इसको नोट करें, शरद पवार के साथ सबसे पहले शुरू हुई 2023 में, ठीक है जी। उसके बाद से आप देखो जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं सबको खेर डाउन, और अब लोग बोल रहे हैं अगला नंबर अखिलेश यादव का है। आप क्या कहती है? अखिलेश यादव का नंबर अगला, मतलब अखिलेश यादव तो ऐसे भी वो कौन सा पावर में है और ना तो आगे आने वाले हैं। तो अखिलेश यादव नेक्स्ट इलेक्शन भी, मतलब यूपी का जो इलेक्शन है वो भी नहीं जीतने वाले हैं। आप लोग का एक सवाल मैंने शायद खा लिया है बीच में, तो यहीं पे ही जवाब दे दिया है। इसमें विस्तार में पूछिएगा तब बताऊंगी। अब मैं आती हूँ कि वो लोग जहाँ टकरा रहे वहां नहीं। देखिए बीजेपी की कुंडली अगर मैं देखूँ ना, जेमिनी राइजिंग की कुंडली है, मतलब मिथुन लग्न की कुंडली है, वो कुंडली देख के मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा। वेरी फ्रेजाइल कुंडली, इतना एफ्लिक्शन, इतना बेकार, मतलब जिस वजह से उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ा पावर में आने के लिए। हाँ, ये अभी जो टाइम है ना, दिस इज मतलब एक धरती का एक मोशन, एक काल का एक मोशन होता है। एक जो काल है, ये सबके लिए जो समय चल रहा है, जो आप कह रहे थे है ना, समय सबसे बलवान है, समय समय की बात है और समय सबसे बलवान है। ये एक काल का एक क्या बताओ, एक चाल है, एक चलन है, जहाँ पे अभी जो है, अभी धर्म का यहाँ पे थोड़ा प्रतिष्ठा होना ही था। अभी भारत में जो है थोड़ी सनातन का जागरण होना था। अभी गुरु से गुरु अत्याचार्य, मेनी थिंग्स वर देयर। तो ये सारा चीजें मिला जुला के यहाँ पे थोड़ा पुराना चीजों का क्लीनिंग होना था किसी ना किसी से। ये इट वाज जस्टिन, सो दे आर द वन व्हिच इज ऑन द ड्राइविंग सीट, ये आप कह सकते हो। ये मैं नहीं कहती हूँ कि भाई वो पता नहीं कौन से पुण्य आत्मा वाले आगे हैं बीजेपी की, भाई उनसे जो भी टकरा रहा है वो चूर चूर हो रहा है। क्योंकि अभी ऐसा है कि अभी जो भी लोग सरकार में है, वो सरकार में एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो है वो चलेगी अभी बहुत लंबा, 45-47 तक, ऐसा ही कुछ की और भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बट 45-47 तक तो पक्का। अगर वो कांग्रेस होता तो कांग्रेस भी यहाँ तक रहती, कोई और पार्टी होता कोई पार्टी भी यहाँ तक, एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी है सरकार में बना बनाया तो वो चलना है। सो दैट्स व्हाट इज गोइंग ऑन। तो धीरे, और ये जो समय था, ये समय है ही पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में थोड़ा क्लीनिंग का समय था। तो क्लीनिंग जो है, क्लीनिंग का माइंडसेट वाला जो लोग है, इसको लाना था पार्टी में ऑलरेडी। तो धीरे धीरे वो लोग आए। ये मंगल का 7 साल क्लीनिंग का है, तो रिपोर्ट और कोई गवर्नमेंट तो नहीं करता ना। मुसलमानों को सीए, व्हाट इज सीए? सीए तो यही कहता है ना कि आप अगर हिंदू हो, बाहर से हो, तो यहाँ रह सकते हो, पर अगर मुस्लिम हो, बाहर से आए हुए, तो आप यहाँ नहीं रह सकते। सो यू आर आइडेंटिफाइंग दिस लैंड विद सनातन, विद हिंदू धर्म, राइट? यही तो सीए देखा जाए तो। सो ये सीए वाली जो चीज है, जो बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को, या जहाँ के लोगों को रहने ना देना, ये और कोई गवर्नमेंट तो नहीं करता। तो ये क्लीनिंग प्रोसेस नहीं होता। मंगल का महादशा, भूमि एक्सपांशन, क्लीनिंग होना तो और किससे होता? देखिए मंगल का महादशा तो दशा जो है, कोई भी इंसान का हो कि देश का हो, दैट इज वेरी प्रीडेस्टिन्ड, दैट इज प्रारब्ध का रिजल्ट देता है। ट्रांजिट तो आता जाता रहेगा, पर आपके प्रारब्ध का रिजल्ट किससे? आपके दशा महादशा से। तो देश का महादशा जो है वो तो पहले से ही डेस्टिन था। मंगल का महादशा जब आएगा, ये चीज आएगी, ऐसे ऐसे होगी, डिपोर्टेशन शुरू होगा, बांग्लादेश वाले देख के डर के पहले ही बॉर्डर के पास जाके अपना बॉर्डर क्रॉस करना शुरू कर देंगे, नाम डिलीट होगा, एसआईआर नाम का एक्ट रूल आएगा, या कैसे भी होगा। क्लीनिंग होना, भूमि एक्सपांशन होना, भूमि का क्लीनिंग होना, किसी भी तरीके से क्लीनिंग होना, वो भला ही आप इलीगल मस्जिद गिरा दो, इलीगल कोई स्कूल कॉलेज गिरा दो, कैसे भी हो, आपकी भूमि आप क्लीन कर रहे हो। आजकल डेली बेसिस पे हर सिटी में हो रहा है। एनक्रोचमेंट, एंटी एनक्रोचमेंट इतना चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, हर सिटी में, साउथ में भी तक हो रहा है। लोगों ने मुझे लिखा है, मुझे तो नहीं पता था। तो ये दैट वाज डेस्टिन्ड। आप ऐसे माइंडसेट वाला लोगों को लाया है, काल ने लाया है, समय ने लाया है कि भाई ऐसा कोई नहीं होगा तो कैसे चलेगा। सो दैट्स व्हाट इट्स हैपनिंग। तो हाँ, आप यहाँ पे आज के टाइम में बीजेपी के अलावा और कोई गवर्नमेंट नहीं है जो नेशनलिस्ट है, जो सोचता है कि नहीं बाहर के लोग यहाँ नहीं रहना, जो सोचता है कि नहीं अगर पाकिस्तान 2 करेगा तो हम अंदर घुस के टा करके दिखाएंगे। सो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो यहाँ पे
बीजेपी उस हिसाब से तो इसीलिए कहते हैं सही समय पे सही टाइम में सही जगह पे होना पड़ेगा। आपकी हो सकता है गुरु का महादशा बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा आपको राजा बनाता है, पर गुरु का महादशा आपका आ गया है 5 साल की उम्र में, तो आपको सब कुछ मिला है, बट दैट वाज थ्रू योर पेरेंट्स, यू आर नॉट समवन। आपकी गुरु का महादशा एकदम राजा वाला है, एकदम क्या बता राजयोग दिलवाता है, पर आपकी गुरु का महादशा आ गया 80 साल की उम्र में, आया है बहुत अच्छा आपका रहना, आपके बच्चों ने आपका बहुत इंतजाम किया है, अच्छा एकदम डॉक्टर ही घर पे ले आए, नर्स ही घर पे ले आए, बट विजिबल उतना नहीं हुआ। सो सही समय पे सही चीज पे सही जगह पे हर एक चीज होना, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। यही है बीजेपी के साथ, वो सही समय पे सही जगह पे सही एक उस पे आया है। सो दीज आर ऑल प्रीडेस्टिन्ड इफ यू आस्क। और अभी तो होगी, और अभी तो मैं और एक चीज बोलूंगी, अभी तो और जाना है, अभी तो पूरा इंडिया में और थोड़ा भगवा फैलना है, और थोड़ा अभी तो बाकी काफी बाकी है। नहीं, वो तो मैं देख रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से जिस तरह से भगवा और ये सब चीजें फैल रहा है। आई मीन टू अ पॉइंट आप देखिए आईफोन भगवा आईफोन बन चुका है, तो आपको समझ में आना चाहिए, यू नो, इट्स जस्ट बिकमिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ इफ नथिंग एल्स। एक पार्ट ऑफ लाइफ जो बोलते हैं ना, कि आपका जो एक कल्चर है आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है अभी। एंड पहले क्या होता था, हम जैसे हिंदुओं को जिनके बिलीव्स होते थे उनको टेढ़ी नजर से देखते हैं, आज लोग देखते हैं तो अच्छा दूसरे वाले को टेढ़ी नजर से देखते हैं, तेरा कोई ऐसे बिलीफ नहीं है, अच्छा अच्छा ओके। It's changing, that thought process is changing, people are embracing the reality. नो, आदि जी से मैं इस पे चाह रहा था कमेंट कि देखिए शर्मिष्ठा जी ने कहा इट वाज डेस्टिन्ड कि क्लीनिंग होनी है। ये क्लीनिंग शब्द जो है ये मैं आपसे भी बहुत सुनता हूँ, आप लगातार वर्ल्ड ऑर्डर वाइज और इन सब टाइम के डिस्कशंस में भी हमेशा कहते हैं क्लीनिंग इज ड्यू, whether it's the deep state, whether it's anyone, they've all decided to clean their houses, everyone. आपके हिसाब से what were the series of decisions which led to a consensus कि अब cleaning जरूरी है? इनका तो हो गया that the planets aligned in a way where cleaning has to happen, it was inevitable. आपके हिसाब से if you leave aside the predestined angle, क्या ऐसी हरकतें हो गई थी जब क्लीनिंग अब जरूरत और नीड ऑफ द आवर बन गई थी? Because then we can get a correlation between the two कि भाई कैसे ऐसे ही नौबत पहुंची कि क्लीनिंग जरूरी है। देखिए सबसे बड़ी चीज तो मैं बताऊं, जो पुराना एक स्ट्रक्चर था वो चल ही नहीं रहा था आपका, लड़ाई झगड़े चारों तरफ हो रहे हैं आपकी डिफरेंसेस इतने सारे हो रहे हैं बिटवीन कंट्रीज। जो पुराने जो इतने सारे ये जो यूज करते थे लोग जिहादीज, दिस दैट, दे वर ओवर स्प्रेडिंग, ठीक है। जो आपने ड्रग्स का ये एम्पायर फैला रखा है, ये जो ये कन्वर्जन्स का एम्पायर फैला, दिस इज नॉट गोना बी एक्सेप्टेबल। जो भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्रीज हैं वो सब इसके ऊपर पुश बैक कर रही हैं। सो एक ऐसा पॉइंट आता है, या तो पूरी दुनिया में लड़ाई झगड़े होते एक साथ, विच वुड हैव बीन क्रेजी। तो अगर आप देखें कि स्लोली, और ये चीज मैंने करीब 1-1.5 साल पहले बोली थी कि आपको स्लोली छोटे-छोटे लड़ाई होती हुई चारों तरफ दिखेंगी, ऑल ओवर द प्लेस। क्योंकि जो पुरानी चीजें हैं उसको ठीक करना पड़ेगा फॉर द न्यू थिंग टू कम। अब वो बोलते हैं ना, सांप होता है ना, सांप अपनी पुरानी चमड़ी उतारता है, फिर ही नई चमड़ी आती है। सो दिस इज ये वो जो दुनिया की सांप की चमड़ी उतर रही है और कुछ नहीं है। दिस इज समथिंग दैट we can see happening in front of us. No, but what triggered this? What अगर मैं बोलूं, what is that one watershed moment कि यार जब ये हो गया तब जैसे एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट? एक पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदला, अमेरिका की डोमिनेंस आई, डॉलर बिकेम द रिजर्व करेंसी बिकॉज कॉलोनियल पावर्स का हो गया था, द कॉलोनियल एम्पायर हैड रन आउट ऑफ रिसोर्सेज। वर्ल्ड वॉर 2 वाज द फाइनल, जिसे कहते हैं द फाइनल स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। यहाँ पे क्या इवेंट के बाद हो गया कि भाई अब सब इकट्ठा हुए और कहा बदलना होगा, क्लेंस करना होगा, छुटपुट लड़ाइयां होती तो हुए, अब नई चमड़ी की जरूरत है, एज यू राइटली सेड। क्या इवेंट्स ने उसको ट्रिगर किया आपके हिसाब से? वही ऐसा इवेंट तो पर्टिकुलरली मेरे हिसाब से 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसके बाद पीपल रियलाइज कि यार जो अभी चल रहा है वो चलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद चाइना ने जिस तरह से ऑर्डर को चेंज एक कन्फ्रंट करा 2012 में, देन एवरीबॉडी सेड कि ये तो चलेगा नहीं। तीसरा हुआ क्या कि जो दूसरे नेशंस, अगर आप भारत को अगर आप हटा दीजिए, भारत अगर राइज ना करता है जिस तरह से कर रहा है, तो ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज नहीं होना था। इन्होंने रशिया को दबोच देना था, तोड़ताड़ के बराबर कर देना था। चाइना एंड अमेरिका वुड हैव हाफ हाफ करके 50-50 करके इन लोगों ने बल्ले बल्ले करना था।
चक्कर क्या हुआ कि अदर कंट्रीज हैव आल्सो रिजन, भारत जैसा एक ह्यूज पावर इज रिजन अप, ग्लोबल साउथ की डिमांड्स उतनी शुरू हो गई क्योंकि हर किसी के पास थोड़े से पैसा आया, इंडिपेंडेंस मिली। और अगर आप देखें लास्ट इंडिपेंडेंस जब ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को कब मिली है, 90s के अंदर। कॉलोनियलिज्म से जो छुटकारा मिला है कई कंट्रीज को तो लास्ट में एंड में आके 90s में मिला है। सो दैट कॉलोनियल स्ट्रक्चर जब टूटा उसके अंदर फिर एस्पिरेशंस बनती है, चेंज होता है। एंड सबसे बड़ी चीज क्या है पता है आपको, इज द इंफॉर्मेशन फ्लो। जिस तरह से दुनिया में इंफॉर्मेशन फैला है, ठीक है, जो इंटरनेट ने डेमोक्रेटाइज करा है इंफॉर्मेशन को कि चारों तरफ सब हर किसी को, आप देखिए हम तीनों लोग बैठे हैं, शर्मिष्ठा जी एक्स सिटी में, आप वाई सिटी में हो, मैं जेड सिटी में हूँ, हम तीनों 3 डिफरेंट पार्ट्स में बैठे हैं इस टाइम पे। वी आर, हम एक दूसरे से हम करीब करीब 2 हजार किलोमीटर दूर बैठे हैं एंड वी आर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर। हम लोग बातें करते हैं कि भैया वो एस्ट्रोलॉजी का बताती हैं, आप पॉलिटिक्स का बताते हो, मैं जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। एंड वी आर ट्राइंग टू फोर्स दीज थिंग्स टुगेदर फॉर आवर ऑडियंस टू सी समथिंग डिफरेंट। ये जो इन्फॉर्मेशन डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, इससे डिमांड्स बढ़ी हैं। उससे जब डिमांड्स बढ़ती हैं तो फिर आपके फिर ऑर्डर्स चेंज होते हैं। अब ये उसी तरह की बात है ना कि अगर आप देखो बचपन में आपको कुछ पता तो कुछ होता नहीं था, तो माँ बाप जो भी बता देते थे सुन लेते थे। जैसे जैसे आप बढ़ना शुरू होते हो 13, 14, 15, 16, देन यू स्टार्ट चैलेंजिंग योर पेरेंट्स आल्सो। नहीं आपने ये बोला था वो गलत है, ये ऐसे होता है। कई बार आप ठीक होते हो, कई बार नहीं होते। तो वो इंफॉर्मेशन का जो स्प्रेड हुआ है उससे हर देश ने बोला यार मैं क्यों पीछे रहूं, मेरे को भी उतना पता है जितना तेरे को पता है, मैं क्यों पीछे हटूं। तो उससे आप देखते हैं कि एक डिमांड बढ़नी शुरू हुई है कि दुनिया बदलनी चाहिए। अब उसमें क्लीनिंग का जो शर्मिष्ठा जी हमेशा बोलती रहती हैं, देखिए क्लीनिंग तो होनी पड़ेगी ना आपको। अगर पुराना कचरा हटाना है तभी तो नया कचरे को ला सकते हो। एंड आई एम यूजिंग द वर्ड कचरा बिकॉज वर्ल्ड ऑर्डर विल ऑलवेज रिमेन लाइक दिस, एक कचरे की तरह रहेगा वो, ठीक है। इट विल बी गुड टू मेंशन बट यूजलेस टू इम्प्लीमेंट, ठीक है जी। तो आप देखेंगे जब तक वो पुराना कचरा हटेगा नहीं तब तक वो नहीं होगा। तो जो शर्मिष्ठा जी बोल रही हैं, और उनको एक्चुअली आई वांट टू गिव अ क्रेडिट कि जब मेरी पहली उनसे बात हुई थी उन्होंने बोला था 2026 में जबरदस्त सफाई होगी। एंड शी मेंशन दैट, एंड व्हेन यू सी इट जियोपॉलिटिकली, मेरे को दुनिया में दिखता है जितने भी एंटागनिस्ट हैं उनकी पिटाई हो रही है इस टाइम पे। एंड पॉलिटिकली भी आप देख लीजिए, जितनी भी ये टीएमसी जैसी पार्टीज हैं सबका एक एक करके दे गेटिंग क्लीन्ड अप। अंदर मदरसे साफ हो रहे हैं इन स्टेट्स दैट वी डिडंट इवन थिंक कि ये होगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि बांग्लादेशी ऐसे भागेंगे यहाँ से, पर भाग रहे। आपने जो बात कही ना बड़ी कमाल की बात इस तरह से है, शर्मिष्ठा जी आप भी जरा इस पर सुनिएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स आल्सो, अगर इसको देखें हाउ हिस्ट्री राइम्स, इट्स ब्यूटीफुल। कल एक डिबेट हो रही थी, वैसे तो पहले इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन की बात कही मैं वही बोलने जा रहा था, इन्होंने बिल्कुल वही शब्द बोल दिए। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोदी जी के 12 साल न्यूज चैनल पे। तो मैंने कहा कि देखो 2014 के बाद से तो थिंग्स हैव चेंज्ड, कंप्लीटली चेंज्ड। तो एक ने पॉइंट आउट किया कि 2014 के बाद से एक्चुअली टेक्नोलॉजी इज आल्सो चेंज्ड। टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा राइज आया, इंफॉर्मेशन एज आई, उसका बड़ा फायदा मिल गया मोदी जी को। थोड़ी सी बात सही भी है, थोड़ी सी अगर मैं बात कहूं, मोदी जी का ऑफ कोर्स विल था, but technology also, whether it is smartphones, whether it has helped in the penetration to the villages, to the lowest denominator, और वेलफेयर स्कीम्स का पहुंचना और हर चीज का पहुंचना उससे बेहतर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है टेक्नोलॉजी से भी। आज हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की। एग्जैक्टली मैं अगर आदि आपको पीछे ले जाऊं वर्ल्ड वॉर 2 के पहले का, तो एक स्टेटमेंट्स में पढ़ रहा था उस जमाने की, इफ वी डिग इनटू द आर्काइव्स, तो अमेरिका का राइज हो रहा था, ब्रिटिश एज द सोल पहले जो एक डोमिनेंट पावर थी उसका फॉल होता था। एट दैट टाइम इंफॉर्मेशन, उस जमाने में इंफॉर्मेशन से ज्यादा गुड्स का ट्रांसफर एंड ऑल होता था। तो एट दैट टाइम सबके जहाज इतने वेल इक्विप्ड नहीं होते थे कि वो हर जगह पहुंच सके, हर जगह कर सके। अमेरिका एंड इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर्स स्टार्टेड कमिंग इन, और जैसे आज आइडियाज का फ्लो हो रहा है, दैट इज व्हेन गुड्स एंड एवरीथिंग स्टार्टेड फ्लोइंग फ्रीली थ्रू द वाटर्स एंड एवरीथिंग, एंड पूरा वर्ल्ड ऑर्डर हैड टू चेंज बिकॉज अमेरिका का एक डोमिनेंस आना स्टार्ट हुआ, नए आइडियाज या हम कहें नए नेशंस का आना शुरू हुआ। कितना राइम कर रहा है ये कि तब एक वर्ल्ड ऑर्डर बदला जब टेक्नोलॉजी बेटर हुई या इक्विप्ड बेटर हुए, और आज एक वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है जब इंफॉर्मेशन आ रही है। क्या ये राइम कर रहा है एस्ट्रोलॉजिकली भी वर्ल्ड वॉर से पहले और अब से? क्या आप कुछ ऐसा देखते हो? बिकॉज बहुत सिमिलर है तब से अब में, चेंजिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर, कॉलोनियल पावर्स का डाइंग।
ये प्लीज बताइएगा मुझे, बिकॉज यू हैव कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट टाइम 40s एंड नाउ। देखिए तो नहीं होगा। नहीं, अब शर्मिष्ठा जी आप यू गो फर्स्ट। नहीं आप बताइए फिर मैं बताती हूँ। मेरा तो बड़ा सिंपल सा कहना है कि साहब जो चेंज होता है ना, वो चेंज होता है इन एन एस्पेक्ट जब दुनिया के अंदर एक करंट सिस्टम होता है वो इतना स्ट्रेच हो जाता है कि अगर वो टूटेगा तो पूरी दुनिया टूटेगी। पिछली बारी क्या हुआ था, इट वाज अलाउड टू ब्रेक, तो पूरी दुनिया में आग लग गई थी उसके बाद। इस बारी इट्स नॉट बीइंग अलाउड टू ब्रेक, इट्स बीइंग चेंज्ड एज इट इज ब्रेकिंग। डिफरेंस वो है और कुछ नहीं है, क्योंकि जो पिछली बारी का कॉस्ट था वो बेरेबल था, आप सहन कर सकते थे। 4, 6, 50, 55 पता नहीं 50, 60, 80 मिलियन लोग जो मरे, 100 मिलियन लोग मरे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, आप उसको बेयर कर सकते थे। इस बारी 100 मिलियन नहीं मरेंगे, इस बारी 1000 मिलियन लोग मर जाएंगे, क्योंकि जो 1 बिलियन से ज्यादा लोग मर जाएंगे, क्योंकि आपके एटॉमिक बॉम्ब्स हैं और ये सब चीजें हैं। तो आप वो तो कर नहीं सकते जो पहले करा था, तो आपको एक नया सिस्टम करना पड़ेगा फॉर द न्यू स्ट्रक्चर। अब वो ही दिख रहा है आपको। अब इसमें एस्ट्रोलॉजिकली एक्चुअली मेरे को एक एडिशन था, शर्मिष्ठा जी मुझे ये बताइए कि देखिए 80 साल वर्ल्ड ऑर्डर लास्ट करा है ये पिछला वाला, ठीक है, और 80 साल तक हमने देखा कि किस तरह से पूरी दुनिया मतलब का रीशेप हुआ, लोग खड़े हो गए, दिस दैट। जो अगला समय आ रहा है, आप इसके ऊपर कई बार हिंट भी कर चुकी हैं, बट मैं पॉइंट ब्लैंक आपसे पूछ रहा हूँ, इज इट द राइज ऑफ सिविलाइजेशंस? क्योंकि हम लोग जिस तरह से देखते हैं पूरी दुनिया में कि भाई लोग अपने रूट्स पे जाना चाहते हैं, अपने बारे में पता करना चाहते हैं, कौन हूं मैं, कहाँ से आया, क्या है क्या नहीं है। स्पेशली भारत के अंदर तो हम अभी, हमको तो वो कुछ कोई बताता है भाई 10,000 साल पुरानी चीजें, हम तो सोचना शुरू हो जाते हैं यार 10,000 साल। एक जैसे वो राखी गढ़ी का अभी वो जो एक शिव जी का पोज आया था, एक स्टैंप आया था, ठीक है जी, वहां पर वो स्टैंप निकला है, उसके ऊपर इतना डिबेट हुआ है दुनिया के अंदर, बिकॉज दुनिया को ये समझ में नहीं आ रहा है यार ये साले अगर इतने, बिकॉज द सवाल बड़ा सिंपल है, 4500 साल पुराना अगर वो सील है जिसमें शिव जी का एक योगा पोज लगा रखा है, तो योगा कितना पुराना है? अब ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। भारत के जो मंदिर निकल के बाहर निकल रहे हैं, पुराने पुराने लोग देख रहे हैं चीजें। तो आपको क्या लगता है ये जो सिविलाइजेशन, और यहाँ पर जो मोदी जी ने विश्व गुरु, मैं मोदी जी के 12 साल पे आने वाला हूँ, विश्व गुरु की जो उन्होंने बात करी थी, विश्व गुरु इज नॉट अबाउट द वन हु लीड्स द वर्ल्ड, विश्व गुरु इज द वन दैट गिव्स नॉलेज टू द वर्ल्ड, और भारत इज ऑलवेज बीन द सेंटर ऑफ नॉलेज। तो आपको भी ये कि किस तरह ये मैच मोदी जी के 12 साल, ये पूरा जो चीजें हमने डिस्कस करी, किस तरह मैच होती हुई दिखती हैं, जरा बताइए। पहले तो आप दोनों की क्लास लिया जाएगा कि आप दोनों ने मेरा मैगजीन नहीं पढ़ा, तभी ये सवाल आ रहा है। ये सारे सवाल मेरी मैगजीन में है एक्चुअली, क्योंकि एक जो 7 चैप्टर है रेयर एक्लिप्स एंड वर्ल्ड वॉर, उसके ऊपर आप लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा, जहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 1 साल नहीं, मैं प्रोटेस्ट करता हूँ, मैंने पढ़ा है, मेरे पास 2 कॉपीज है बाय द वे आपकी मैगजीन की, मैंने पढ़ी हुई है। एक आप मेरे कमरे में छोड़ के गई थी जब हम लोग तीनों वहां पर बैठ के इंटरव्यू कर रहे थे, ठीक है, आप एक एक्स्ट्रा कॉपी छोड़ के गई थी, तो मेरे पास दोनों है, तो मैंने तो पढ़ा है। तो आपको 2 बार पढ़ी है, क्या बात, क्या तो मैं नेक्स्ट सेशन में आ रही हूँ, नेक्स्ट सेशन में मैं आ रही हूँ। आपने पक्का कर दिया। सो 7 एक्लिप्स होने वाला जो है, यू नो, वर्ल्ड वॉर एंड 7 एक्लिप्स इन 1 ईयर, वो जो चीज है उसके ऊपर ही पूरा था, उसी में था। सी जब सबसे पहले तो वो एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि अभी आप लोगों को या फिर सुनने वाले जितने भी यहाँ पे लोग हैं, उसको थोड़ा बड़ा करती हूँ, मुझे देखने में अच्छा रहेगा कि अभी आप लोग को लग रहा है कि मैंने जो मेरे मैगजीन में लिखा, कई बार बताया अभी प्रोग्राम में, कि हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। अभी जब मुसलमान, बांग्लादेशी, रोहिंग्या अपने आप बॉर्डर की तरफ जा रहे बोरिया पिस्तल लेके, ऐसा कभी किसी ने सोचा था? अपने आप, आपको भगाने की भी जरूरत नहीं है, उनको पता है अब उनके ऊपर क्या आ रहा है, जा रहे हैं। और जो गिने चुने हैं वो भी उनको पता है, उनको भी अभी जाना पड़ेगा सूनर और लेटर। ये भी कभी टाइम आएगा, कभी लगा था। अभी हर एक मंदिर को क्या किया जा रहा है, एक टाइम था आप जय श्री राम बोलो कि राम राम बोलो कि राधे राधे बोलो, सो इट वाज लाइक बहुत ही लो चीज है, यू नो, मतलब बहुत ही नीचे, मतलब ये तो एकदम गवार है, पता नहीं कहाँ से आ गया है। को हम कोई धर्म में बिलीव नहीं करते, बीइंग ह्यूमन इज एवरीथिंग। बीच में वो सलमान खान का बीइंग ह्यूमन आ गया था, लोग उसके ऊपर इतना चर्चा किए कि भाई हम बस
मनुष्यत्व को हमारा धर्म मानते हैं, बाकी कोई धर्म नहीं। ये सब फालतूपना सब बंद हो गया है एकदम। आजकल रील भी सबसे ज्यादा बनता है, मंदिर जाते हुए, पूजा करते हुए, अभिषेक डालते हुए, ये ऑल दिस थिंग्स। सो चेंज हो रहा है। अभी देखिए 2030-32 तक क्या होता है, हिंदू राष्ट्र बनता है कि नहीं बनता है। अब आते हैं यहाँ पे कि ये जो वर्ल्ड वॉर वाली बात है वो सेम सिनेरियो है। सी 1942 से 1950 है ना, ये जो 8 साल लगातार गुरु अतिचारी था। गुरु लगातार जब अतिचारी होना मतलब जल्दी जल्दी चलना, मतलब में हमारी एक नॉर्मल वॉकिंग स्पीड होती है, जब हम इससे जल्दी स्पीड करते हैं उसको जॉगिंग बोलने लग जाते हैं, मतलब जल्दी जल्दी चलते हैं। तो गुरु जो है महीने में कुछ 2 डिग्री 2.5 डिग्री के आसपास चलता है पूरे महीने में। वहां पे गुरु महीने में लगभग 6 डिग्री चल रहा है, डबल से भी ज्यादा। अगर 2.5 भी पकड़ू, डबल से भी ज्यादा स्पीड से चल रहा है। जैसे इसी जून में गुरु जो है 5.7 डिग्री, लगभग 2.25 डिग्री वो क्रॉस करेगा एक महीने में। तो गुरु का चाल, गुरु सबसे शुभ ग्रह है। गुरु सबसे गुरु ही है जो आशीर्वाद देते हैं, है ना, पॉजिटिव बातें करते हैं। आपके गुरु आपको अच्छा गाइड करते हैं, आपके बारे में कभी खराब नहीं चाहते, क्योंकि तभी तो गुरु है ना। गुरु के पास नॉलेज है जो आपके पास नहीं। उनको दूर दृष्टि है, वो दूर से देखते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उनके पास एक्सपीरियंस है। तो गुरु जो है, जब गुरु जल्दी जल्दी चलने लगता है तो उसको जो जो दिखना चाहिए, जो नोटिस होनी चाहिए, वो नोटिसेबल नहीं होती है। तो पूरा धरती पे एक अराजकता छा जाता है। तो 1942 से 1950 ये जो 8 साल गुरु अतिचारी था लगातार, और ये यहाँ से भी 2025 से लेके 2032 तक जो है गुरु लगातार 8 साल अतिचारी है। ये भी यहाँ पे भी, वहां पे भी था, यहाँ पे भी है। तो ये खत्म वहां पे हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, यहाँ पे भी अंत होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। सो गुरु का अतिचारी होना लगातार एक कुछ इसलिए नहीं है कि मतलब कोरोना के टाइम में भी गुरु अतिचारी हुआ था, वो 1 साल हुआ था कुछ महीनों के लिए, दैट वाज इट। नाउ एवरी ईयर फॉर सम टाइम गुरु इज अतिचारी, गुरु इज हैविंग एक्सेसिव मोशन, मतलब गुरु ओवर स्पीड से चल रहे हैं। तो गुरु का जो ये एक्सेलरेटेड मोशन है, यही एक्चुअली पूरे धरती पे केओस लाता है। तो अल्टीमेटली 2030 से 32 तक उसमें थोड़ा सा और उसमें घी में आग डालने लायक काम करेगा, जब शनि जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में। शनि रोहिणी नक्षत्र में, और गुरु लगातार अतिचारी और एक्लिप्स, ये सारा मिला के हुआ था महाभारत के युद्ध में। तो यही सिनारियो अभी देखने को मिलता है 2028 से। अभी तो शुरू ही हो गया है। जैसे देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर कितने दिन चला, 4 से 6 साल चला, मेरे ख्याल से 6 साल के आसपास चला। धीरे 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 बिल्डअप होता गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शायद ऐसे ही 6 या 8 साल चला। तो दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग, ऑलमोस्ट द बैकग्राउंड इज गेटिंग प्रिपेयर्ड। धीरे धीरे आप 2029-30 आने दीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा। सो 30 से 32 तक तो फाइनली जो होना है होगा, जो कोर टाइम हाई टाइम है। और उसके बाद जो होगा तब आएगा नया वर्ल्ड ऑर्डर। और उस नई वर्ल्ड ऑर्डर तक, मतलब 2032 तक तो हमारा मंगल का महादशा खत्म हो जाएगा, तब तक सारा क्लीनिंग खत्म। अरे मंगल का महादशा आए हुए 1 साल भी नहीं आया। जो आदि कह रहे थे कि आप देखिए पिछले कुछ महीनों से, 5-6 इस साल से तो शुरू ही हो गया है। पिछले साल की सितंबर से 11 सितंबर से शुरू हुआ है मंगल का महादशा। तब से लेके अब तक एसआईआर शुरू हुआ। सबसे पहले तो एसआईआर शुरू हुआ, जो बड़ा एकदम चुस्त दुरुस्त प्रोसेस है। कुछ इतना वायलेंट नहीं है कि जाके कोई बुलडोजर नहीं चला रहा है, एकदम प्रोसेस से काम हो रहा था। वो शुरू हुआ सबसे पहले। तो मुझे तो पता ही नहीं था एसआईआर क्या चीज होता है। पहले पता चला अच्छा ये भी एक क्लीनिंग प्रोसेस है एक्चुअली। तो एसआईआर से शुरू हुआ, अभी तो और होता जा रहा है। अभी 7 साल जाना है। इट्स नॉट बीन इवन 1 ईयर। 7 साल तक, जब तक वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, जो भी हमारा एक युद्ध होगा पहले जैसा हो सकता है यहाँ पे वार नहीं होगा। इस बार का वार अलग होगा। अभी टेक्नोलॉजी अलग है, अलग चीज है, सब कुछ अलग है। तो ये सारे चीज जो है यहाँ पे होने वाला है 2032 तो खत्म। एंड देन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और इस जो नया क्रम बनेगा, ऑर्डर बनेगा, इसमें भारत की बहुत मुख्य भूमिका रहेगी। भारत की संस्कृति, भारत की नॉलेज, भारत एक इट्स लाइक ए गाइड। जैसे गुरु है ना, बृहस्पति के पास पैसे नहीं, जिस वजह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरे गुरु आ गया है, एग्जॉल्टेड हो गया, 12 साल बाद आया है, कुछ हो जाएगा, मार्केट अच्छा करेगा। अरे भाई गुरु जिसके पास ज्ञान होता है वो पैसे की समझदारी थोड़ी रखेगा।
क्योंकि रियल ज्ञान इज नॉट मनी, राइट? तो मेटेरियलिस्टिक ज्ञान नहीं है इनके पास, इट्स नॉट शुक्र, इट्स गुरु, इट्स जुपिटर। तो गुरु जो है वो ज्ञान की बातें करता है। आपको आपको धन कैसे कमाना है, कैसे नहीं कमाना है, धन को कहाँ क्या लगाना है, नहीं लगाना है, उसकी समझदारी आपको देते हैं, क्योंकि हर तरीके का ज्ञान है ना। तो जब आपको ज्ञान नॉलेज होगा, फाइनली 2032 से हमारी भारत को आप देखेंगे धीरे धीरे, मेरे ख्याल से थोड़ा सा वार के बाद थोड़ा टाइम लगेगा, अगेन बिल्ड अप दिस दैट। तो हमारी जो मैं हमेशा कहती हुई आ रही हूँ, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। सो भारत धर्म में, संस्कृति में और पूरा दुनिया भर में आप एक घर वापसी टाइप देखेंगे, मतलब कमिंग बैक टू द सेम थिंग। बहुत सारे लोग सनातन पंथ में शामिल होंगे, बहुत सारे लोग सनातन को, मतलब हिंदू धर्म को अपनाएंगे। खाली मुसलमान है ऐसी बात नहीं कर रही, कोई भी धर्म के लोग वो अपनाएंगे, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई ये हेल्दी वे ऑफ लिविंग है, हेल्दी वे ऑफ मेंटेनिंग लाइफ है, कर्म को समझेंगे, सब कुछ। इन सारी चीजों की बात आने वाली है, आप धीरे धीरे देखिए। सो I feel India will be on that stage। और करण को ये चीज बताना चाहती हूँ, जो भी जिन्होंने भी आपको ज्ञान दिया था, मतलब आपके डिबेट में, कि मोदी जी को टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हेल्प मिला है, तो ये हेल्प तो सबके लिए मिला है। ये हेल्प तो यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी मिला है, टेक्नोलॉजी उनके पास भी ज्यादा अवेलेबल है। तो हम क्यों फिर भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो बाकी कंट्री क्यों नहीं है? सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट टेक्नोलॉजी, इट्स अबाउट जस्ट छोटा सा क्वेश्चन, मोदी जी का जो रोल है एज अ लीडर ऑफ द कंट्री, यू नो, ही फेसेस हर महीने कुछ ना कुछ उनके ऊपर खड़ा हो जाता है। एंड द बेस्ट थिंग इज, जब भी कुछ खड़ा होता है, ही कम्स, आई मीन ही बिकम्स स्ट्रॉन्गर। कॉकरोच आए, वो कॉकरोच का जो थोड़ा बहुत हुआ, ही इज टर्न्ड आउट टू बी स्ट्रॉन्गर नो। क्या ये साइकिल अभी आपको आगे जाते हुए चलता दिखता है? नहीं, सबने मुझे बोला है कि आप कॉकरोच के बारे में कुछ क्यों नहीं करे, सीजेपी के बारे में, क्योंकि इंस्टाग्राम में देखेंगे ना, यूट्यूब का पता नहीं, इंस्टाग्राम में तो मैंने देखा है कि लोगों ने सीजेपी का क्या बना लिया, कुंडली बना लिया। हाँ, कितने सारे एस्ट्रोलॉजर ने वीडियो बनाया कि ये है कॉकरोच जनता पार्टी का कुंडली, इस कुंडली के हिसाब से वो लोग ऐसे है, वैसे है, वैसे है। अच्छा, जो भी हो, मैंने कभी नहीं बनाया, क्योंकि मुझे वो लोग कभी सिग्निफिकेंट लगे ही नहीं है। देखिए, आप उसको सीजेपी नाम दो, आप उसको कुछ भी ABCD XYZ व्हाटएवर द नेम यू गिव, अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि दिस इज फॉर मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ एक जनजी आंदोलन, ये आप कह सकते हो। भला ही उसको बाद में कोई भी कैप्शन, कोई भी नाम दो। तो ऐसी कोई आंदोलन मुझे नहीं दिखा जहां जिससे एकदम सरकार घुटनों में आ जाए, सरकार की तख्ता पलट जाए। इनफैक्ट आई सेड कि भाई बहुत स्मार्टली मोदी जी, मतलब मोदी जी नहीं, अमित शाह जी इसको बहुत स्मार्टली हैंडल करेंगे। ये डिपोर्टेशन वगैरह तो शुरू होगा जून जुलाई से। ये तो लास्ट टाइम जब मैं दिसंबर वाला जो मेरा पॉडकास्ट है करण के साथ, उस पे मैंने बताया कि आप आने दीजिए जून जुलाई, आप देखेंगे 3D को कैसे फॉलो करते हैं, डिलीट डिटेक्ट रिपोर्ट, वो चीज को। और अमित शाह जी का इस साल, वो तो दिसंबर का था ना, तो मैंने कहा था 2026 में अमित शाह जी का जो रूप देखने को मिलेगा ना, ही विल बी द चैंपियन ऑफ द ईयर 2026। उसमें मोदी जी थोड़ा नहीं है, भला ही सारा फेस मोदी जी से है, बट मेन खिलाड़ी जो है इस साल का 2026 में अमित शाह जी है। तो यही अमित शाह जी, कॉकरोच जनता पार्टी बोलिए, कोई भी जनता पार्टी बोलिए, या फिर आप कोई भी जनजी आंदोलन बोलिए, उसको बहुत स्मार्टली, अगस्त से तो और स्मार्टली उसको हैंडल करेंगे, आप देखते जाइए। सो मुझे ये सब कुछ नहीं दिखता है। पर हाँ, मोदी जी का जो एक गोल्डन टाइम था, वो कहीं ना कहीं नहीं है। दिस इज ए टफ टाइम। अभी जो लड़के ही आपको उसको अचीव करना है, इट्स नो मोर स्मूथ टाइम कि हाँ भाई गोल्डन पीरियड है, एकदम क्या बिछाया हुआ है आपके लिए, कारपेट बिछाया हुआ है, आप आराम से चलते जाएंगे। दैट्स नॉट इट। नाउ यू विल हैव टू अचीव इट, यू विल हैव टू अर्न इट, यू विल हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, एक्स्ट्रा अलर्ट। इट्स एनोइंग टाइम। अच्छा चल रहा है, बट नॉट, इट्स नॉट कमिंग इन ए वेरी स्मूथ वे। इसको मतलब इस एज में कोलकाता का, वेस्ट बंगाल का, इतनी गर्मी में उन्होंने कितने रैली किया है वहां पे, 20-25 रैली किया है। ऐसे ऐसे जगह पे गए ना, ऐसे ऐसे इंटीरियर में गए, मतलब बंगाल के, वहां तो कोई MLA भी ना जाए एक्चुअली देखा जाए तो, पर वो गए क्योंकि बिकॉज ही डिडंट वांट टू कीप एनी स्टोन अनटर्ड, क्योंकि ये जीतना ही था। तो ये सारे चीज बड़े मुश्किल से आए हैं। गोल्डन पीरियड तो नहीं है, वो अभी और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। 28-29 में तो उनको कुछ आएगा, 28 उनके ऊपर, तो वो देखते वो क्या आता है। दैट्स नॉट ए गुड थिंग।
इंटरेस्टिंग टाइम। करण जी? नहीं, एक तो बात आपने जो कही थी आदि जी की इस बार द कॉस्ट ऑफ वॉर इज वेरी ह्यूज, इसलिए दे आर ट्राइंग टू अवॉइड कि वॉर हो। बट शर्मिष्ठा जी की बातों से लग रहा है दैट इट्स गोइंग टू गेट वर्स एंड 2030-31 तक जैसे इन्होंने कहा एक घमासान लिखा हुआ है, तो आई थिंक ये इनएविटेबल है। आप लाख कहो कि लोग इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, द डीप स्टेट इज कमिंग टुगेदर, आई थिंक इट्स इनएविटेबल कि एक ह्यूज डिस्ट्रक्शन होनी लिखी है। that's the first thing I could make out जो इन्होंने बात कही। दूसरी बात बीजेपी की जो बात है, मुझे याद आता है आपने भी कहा था, और एक जनरल, ऐसे तो आजकल कई एस्ट्रोलॉजर्स चल रहे हैं, कई लोग चल रहे हैं, उनकी तो बात को मैं इतना सीरियसली नहीं लेता, बट यू इन पर्टिकुलर आल्सो सेड कि 2027-28 बीजेपी के लिए और मोदी जी के लिए टफ है। आज आपने फिर से ये बात दोहराई। इनफैक्ट 25 के बाद से ही थोड़ा सा माहौल आ गया था टफ का, बट 25 के बाद से भी दे आर ऑन अ रोल ऑनेस्टली। तो अब आप एक तरफ कह रहे हो कि बीजेपी तो पावर में है 2045 तक, तो 27-28 में हमें तो विपक्ष बिल्कुल धाराशाही दिख रहा है, इस समय पूरा विपक्षी धाराशाही है। राहुल गांधी का आप पहले कह चुके हो कि ही इज वे पास्ट हिज पीक खत्म हो चुकी है उनकी, ठीक, आपने ये भी बात कही है। क्या पॉसिबल चैलेंज आ सकता है मोदी जी को 27-28 में? बिकॉज 27 तो हम वी आर ऑलमोस्ट देयर इन 27। ऐसे ही चैलेंजेस होंगे। अब इसको कॉकरोच को तो मैं एक चैलेंज भी नहीं मानता, मतलब ये तो एक आ गई चीज, चली गई चीज। क्या इसका होगा, किस लेवल का चैलेंज होगा आप देखते हो? पर्सनली कोई चैलेंज होगा, हेल्थ वाइज कोई चैलेंज होगा? हाउ डू यू सी द नेक्स्ट कमिंग 2 years फॉर मोदी जी इन पर्टिकुलर एंड बीजेपी? एंड 29 में आप इन्हीं को देखते हो प्रधानमंत्री के तौर पे लौटते हुए? इज देयर एनी चेंज? बिकॉज इस पे भी बहुत अटकलें लगती हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? चैलेंज क्या डिसीजंस के चैलेंजेस हैं कि बोलते हैं ना टफ डिसीजन लेना होता है तो वो भी चैलेंज ही होता है एट द एंड ऑफ इट। देखिए कहानी क्या होता है ना, एस्ट्रोलॉजी में समझना बड़ा मुश्किल होता है, बट आ रहा है कुछ, ये पता है। सो सिमिलरली मैं ये बोलूंगी कि 2000 कौन सा साल था, मेरे ख्याल से 2008 आई थी, जहाँ पे 21 या 27 बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वन आफ्टर अनदर, अहमदाबाद में, गुजरात में, है ना। तब मोदी जी वहां पे सीएम थे, तो उनके लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम था। हाँ, आपके सीएम होते हुए एक आध नहीं, सीरीज में हो रहा था एक के बाद एक, और फटाफट पता चला शुरुआत में बड़ौदा में वहां पे भी है, तो उसको डिफ्यूज किया गया है फटाफट, उसमें पूरा टीम निकला है सब कुछ ठीक करने। सो वैसी ही वाली एक टाइम मोदी जी के लिए आ रही है 27-28 में। इट वॉज जस्ट बिफोर 18 ईयर्स, क्योंकि राहु केतु घूम के एग्जैक्टली उनकी 3rd और 9 एक्सिस में आया है, जहाँ पे उनका भीगु बिंदु है, अर्धपदा है, उपपद लगना है, सब है। उससे बचना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल है। तो मोदी जी की आने जाने को लेके क्वेश्चन हो रहा है। पार्टी कहीं नहीं जा रही है, बीजेपी इज नॉट, मतलब मोदी जी इज नॉट ऑल अबाउट बीजेपी ना, क्योंकि बीजेपी में और भी लोग हैं। तो मोदी जी कितना टिक के रह पाएंगे, मोदी जी की कितनी चैलेंज आएगी, उसके ऊपर होता है ये 2027 की मिडिल से 28 का मिडिल। दैट इज गोइंग टू बी द टाइम लाइन, जहाँ पे मतलब मोस्टली 2027 के एंडिंग। तो मैं थोड़ा 5-6 महीने एक्स्ट्रा लगा रही हूँ, पता नहीं चलता है कि किसका कितना पार्ट टाइम सही है गलत है, तो इसलिए आई एम गिविंग 6 months एक्स्ट्रा। सो मिड ऑफ 2027 टू मिड ऑफ 2028 यहाँ जो है मोदी जी को, आई जस्ट होप हर बार सेम कहानी नहीं होगा। उस टाइम में कुछ ब्लास्ट हुआ तो इस टाइम में थोड़ी ब्लास्ट होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई पाकिस्तान के साथ आपको चिकन नेक जो है लेना, ये सब चीज आपको हड़बड़ी में कुछ करना पड़ रहा है, जहाँ पे देश का बहुत नुकसान हो रहा है। हमारी तरफ से भी तो लोग मरेंगे, ऐसा थोड़ी है कि खाली हम ही जाके कुछ करके ले आएंगे। सो बोथ द वे इट विल बी समथिंग। और ग्लोबल प्रेशर मोदी जी के ऊपर बहुत होगा। ऐसा लगेगा कि डीप स्टेट कैसे ना कैसे, जैसे श्राइन बम बिठा दिया था ये वो, तो वैसे कुछ ना कुछ तरीके से करेगा कि सो दैट ही स्टेप डाउन। तो ये जो चीज है, ये स्टेप डाउन वाली चीज वहां पे थोड़ी बहुत आती है, पर मुझे फिर भी लगता नहीं है कि फिर भी कुछ कर पाएंगे। जैसे 2008-2009 के आसपास ही मेरे ख्याल से हुआ था, उस पे जो भी कुछ हुआ था, एंड उन्होंने उसको बहुत बढ़िया तरीके से उसको हैंडल किया, सब कुछ किया। भलाई 2010 में फिर से उनके ऊपर वो केस चला, पूरा एक कमिटी बिठाया गया है ना, तो उनका 2010 में उनका केस चला, तब उनका मृत्यु शूटों के ऊपर उनका मेरे ख्याल से राहु चल रहा था ओवर हिज क्रिटिकल डिग्री, तो वो चीज भी आएगा। तो आई थिंक ही विल बी हैंडलिंग एवरीथिंग वेरी ग्रेसफुली, वेरी टैक्टफुली,
not just gracefully, very strongly, और he will be there till 2029. हाँ, अब हेल्थ इश्यूज का मैं कुछ कह नहीं सकती भाई, हेल्थ एक चीज तो मैं सबसे खराब समझ पाती, मेरी पूरे वेबसाइट में कहीं भी हेल्थ का कोई कंसल्टेशन नहीं है, बिकॉज आई एम वेरी बैड इन अंडरस्टैंडिंग हेल्थ थिंग। तो मुझे लगता है कि हेल्थ का कुछ एक इशू आया तो वहां एक चीज हो सकती है, जस्ट ओनली वन थिंग हेल्थ, अदरवाइज और कोई चीज उनको रुकवा देगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। पर रुकवा ना देना और कुछ होना दैट इज डिफरेंट थिंग। मिड ऑफ 2027 टू मिड ऑफ 2028 कुछ तो हमारे भारत के ऊपर आ रहा है, क्योंकि पर्सनली उनके ऊपर तो कुछ नहीं आ सकता है ना, उनको कुछ पर्सनली कोई गोली नहीं मार रहा है, हमारे देश के साथ कुछ हो रहा है, उसको संभालते संभालते उसके लिए पॉलिसी या उसके लिए स्टैंड लेते लेते उनके ऊपर परेशानी आएगी, जैसे कि वो अहमदाबाद में हुआ था, उनके ऊपर गोलीबारी नहीं हुई थी, series of blast was in Ahmedabad, in Gujarat. Similarly, I feel the series of some work will be done in India. वो पाकिस्तान करेगा, चाइना करेगा, दोनों मिला जुला के कुछ करेंगे, ग्लोबल प्रेशर आएगा, उसकी सबसे परेशानी होगी। अदरवाइज जनसी आंदोलन वगैरह उससे थोड़ा और ट्रिगर होगा, पर उन सब चीजों से जनता विपक्ष से आंदोलन से मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता है, नो वे पॉसिबल। सो 2029 तक तो मोस्टली मोदी जी है, पर मिड ऑफ 27 टू मिड ऑफ 2028 दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द टफेस्ट पीरियड ऑफ हिज लाइफ, जो उनको बहुत स्ट्रिक्टली और उससे करना पड़ेगा। हमारी तरफ से भी लोग जाएंगे, अगर पीओके लेने की बारी आएगी जो मुझे लगता है, और बिना पीओके लेके तो ऐसे भी मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले हैं, इतना तो आप लोग मुझसे लिख लीजिए, दैट इज हिज पेंडिंग टू। ये बिना लेके मतलब पीओके का कुछ बिना किए मोदी जी कहीं जाने वाले एकदम नहीं, मुझे नहीं लगता है। सो आई थिंक दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी। तो थोड़ा सा टफ टाइम है उनके लिए, बट ही विल फ्लोट वेल। आदि जी, ये जो बड़ी बात करी इन्होंने पीओजेके की कि भाई बिना इसको लिए मोदी जी कहीं नहीं जा रहे, हाउ कैन दिस पॉसिबली प्ले आउट जियोपॉलिटिकली एंड ऑल्सो 2027 मिड से 28 मिड, लेट्स ऐसे ही आपके एक वी पुट द प्रेडिक्शन हैट ऑन यू, दुनिया कहाँ जाते हुए दिखती है? हम कट टू एक साल लेटर हम तीनों ऐसे ही बैठे हैं, तो 2027 के मिड में हम लोग अगर ऐसे बैठे हैं, आप क्या देखते हैं कहां पर होगा यूएस ईरान का युद्ध, कहां होगा रशिया यूक्रेन का युद्ध, एंड वील रिविजिट दिस मोमेंट, और क्या चल रहा होगा उस टाइम? इफ दिस इज नॉट 2026 10th June, what if it is 10th June 2027? How do you see the world and what could be the potential threat to India at that point of time? थोड़ा आप इस पे प्रकाश देखिए, जो पोटेंशियल थ्रेट परसेप्शन है आपका वो तो बढ़ ही रहा है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। शर्मिष्ठा जी ने भी पीओजे के ऊपर बोला है, तो मैं उसके ऊपर भी थोड़ी बात करता हूँ। बट सबसे बड़ी चीज क्या है, आपने पूछा 2 वॉर्स के बारे में। आई डोंट थिंक वॉर्स ये रिजॉल्व होंगी, ठीक है। फॉर द शेयर रीजन, आप लड़ाई खत्म कर सकते हो कि भैया हाँ ठीक है, लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया है, बट वॉर रिजॉल्व नहीं होगी। तो बोलते हैं ना, द बैटल इज ओवर बट द वॉर इज नॉट। तो 1 year later also it will be हाँ, the same बस as we are. ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है साहब। तो आप रशिया यूक्रेन का सीज फायर कर सकते हो, बट दे विल बी लिंगरिंग इश्यूज विच विल कंटिन्यू। एंड यही ईरान का भी, अगर आप देखें, सीज फायर करके आपने कुछ अग्रीमेंट कर दिया, बट दे विल बी लिंगरिंग इश्यूज, क्योंकि जब तक ये, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये जो ईरान की जो रजीम है, जब तक वो है पावर के अंदर, ये ईरान का कभी सॉर्ट आउट होगा नहीं। एंड यूएस इस मूड में नहीं है कि वो पूरी तरह से रजीम को हटा दे, क्योंकि उसको उसके फायदे में नहीं बैठता। एक एंटागनिस्टिक ईरान जो इस रीजन के अंदर थ्रेट बना के रखता है, वो अमेरिका को पसंद आता है, क्योंकि उससे उसके हथियार बिकते हैं, लोग उसकी जी हुजूरी करते हैं, ये सब कुछ चीजें करते हैं। पीपल वांट द अमेरिकन्स टू बी हियर, क्योंकि वो बजा के रखते हैं उनको। एंड सेम वे रशिया में भी आप देखेंगे, रशिया जो यूक्रेन का जो एक ये जो रजीम है, ठीक है, वो जब तक बैठी है वहां पर, और जिस तरह का, देखिए, वो रजीम इज नॉट ज़ेलेंस्की के नीचे भी जितने भी वो उनके जो हार्डकोर राइट विंग नाज़ीज़ और ये सब चीजें हैं, वो एकदम से तो नहीं हटेंगे। सो द ट्रबल विल कंटिन्यू, चाहे आप बोले कि भाई सीज फायर लाइन होगी, इनका झगड़ा वगड़ा खत्म हो गया, बट बॉर्डर के ऊपर स्कर्मिशेस और ये सब चीजें चलती हुई आपको दिखेंगी। तो ये कहीं खत्म होता हुआ दिखता नहीं है। मेरे को तो लगता है बाय अबाउट 28-29 तक ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खत्म होना शुरू होगा। दिस विल कंटिन्यू, दिस विल ड्रैग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि अमेरिका को ये बड़ा सूट कर रहा है जो हो रहा है दुनिया के अंदर। इट इज सूटिंग इट। पीपल आर मोर वरीड,
ज्यादा लोग अमेरिकन डॉलर खरीद रहे हैं इस टाइम पे, ज्यादा लोग अमेरिकन करेंसी को खरीद रहे हैं. पीपल आर मोर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका एज फार एज ऑयल एंड गैस इज कंसर्न. जो ओपेक का पूरा कार्टेल बना रखा था वो टूट रहा है, तो अमेरिका को पूरा इसमें से फायदा ही फायदा हो रहा है अभी तक. तो इज गेटिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट. तो अभी खत्म होता हुआ मेरे को दिखता कम ही है. दूसरा देखिए, व्हेन यू लुक एट द सिचुएशन 28 29 एंड जो पीओजेके की बात करी है आपने, ये वॉर शिफ्ट होएगी. तो अगर आप इसको सीरीज में देखें, जिस तरह से कोविड के बाद एक एक करके वॉर्स जो शुरू हुई हैं, इसको अगर आप एक मैप पे लगाएं तो आपको दिखेगा कोविड के बाद यूक्रेन में शुरू हुआ, ठीक है जी, यूक्रेन के बाद गाजा में शुरू हुआ, गाजा इसराइल में शुरू हुआ. तो एक ऐसे करके आप मैप में इधर से इधर लेके आए, फिर वहां पर सीरिया में और इधर उधर शुरू हो गया, फिर इराक के अंदर और ये सब चीजें शुरू हो गई, फिर आया ईरान का दिस थिंग, तो यहाँ पर ये शुरू हो गया. तो इट्स कम फ्रॉम नॉर्दर्न यूरोप, ऐसे करके स्विंग मार के इस तरफ आया. फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान का हुआ, इंडिया पाकिस्तान का हुआ, इंडिया बांग्लादेश, म्यांमार में ऑलरेडी आग लगी हुई है. एंड अगर आप इस तरफ साउथ ईस्ट एशिया में जाए, थाईलैंड कंबोडिया का झगड़ा ऑलरेडी हो रखा है. सो फ्लैश पॉइंट्स होता है ना, तो वो ऐसे करके फ्लैश पॉइंट्स बन रहे हैं ना. ये जो पूरा, ये जो एक एक लैंड है, इसको बोलते हैं रिमलैंड, ठीक है जी. एंड एक पुरानी थ्योरी है, इफ यू वांट टू कंट्रोल द वर्ल्ड यू कंट्रोल द रिमलैंड. सो दिस विल गो यूक्रेन, इजराइल, सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये रेड सी वाला एरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, चाइना, ताइवान एंड नॉर्थ एंड साउथ कोरिया. ये पूरा अगर आप देखें इसको, ये पूरी एक बेल्ट है जिसके अंदर आग है. देयर इज फायर, एनी टाइम समथिंग कैन हैपन. कल रात को अभी पीओजेके का इतना ड्रामा चल रहा है, तो कल रात को पाकिस्तान के ड्रोन्स इस तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ से गोली गोली चली है फिर, ठीक है. सो यू सी अ सीरीज ऑफ एस्केलेशंस इन दिस रीजन, और ये रिमलैंड है. एंड दिस इज द मेन गेम. अगर आपको दुनिया को कंट्रोल करना है, दिस इज द प्लेस दैट यू डू. तो हार्टलैंड जो एक सेंट्रल रशिया का पूरा एरिया था विद नॉर्दर्न इंडिया एंड ऑल दैट, वो पूरा जो आता है, सबसे ज्यादा रिसोर्सफुल एरिया, फील्ड एरिया है वहां पर. सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है उसके अंदर, गैस भी है, ऑयल भी है, डायमंड्स भी है, गोल्ड भी है, लिथियम भी है, रेयर अर्थ भी है, मैन पावर भी है, सब कुछ है उस पूरे रीजन के अंदर. तो अगर आपको पूरी दुनिया को कंट्रोल करना है, ये वाले जो इनको कंट्रोल करो, द अप्रोच टू दैट हार्टलैंड इज कट ऑफ, तो आप कंट्रोल कर सकते हो उसके बाद. तो कोशिश ऑब्वियसली ये है, होगा नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर अदर अदर फैक्टर्स टू इट, टुवर्ड्स इट आल्सो. अमेरिका पूरी तरह से उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बट इस रीजन में अगर रीसेट अगर आपका होगा, तो दुनिया रीसेट होगी, क्योंकि पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा आपका. अब जब आप रीसेट बोल रहे हो, तो उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी आती है, ठीक है. तो शर्मिष्ठा जी पीओजेके की तरफ हिंट करती रहती हैं. आई हिंट मोर टुवर्ड्स सिंध, मेरा ज्यादा हिंट टुवर्ड्स कैलाश, सिंध, बांग्लादेश रीजन. एंड जब आप पीओजेके बोल रहे हो, आप वो पूरा एरिया की बात नहीं कर रहे. यू टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन स्ट्रेटेजिक प्लेस जहां पर आपको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा. देखिए, लैंड वॉरफेयर के अंदर लैंड इज ओनली यूजफुल इफ इट गिव्स यू अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज. ऐसी जमीन लेने से कोई फायदा नहीं होता. आप अपना सिर्फ मैप बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं हो रहा. उसके अंदर अगर कुछ जमीन में कुछ आपको एडवांटेज मिल रही है, तब आप वो जमीन को लेते हो, अदरवाइज आप उस जमीन को नहीं लेते. तो अगर आप इसमें देखें, आपको पीओजेके के अंदर, उस रीजन के अंदर, गिलगिट बाल्टिस्तान और इनके अंदर, आपको किस जगह के अंदर आपको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा, आप उसकी तरफ आगे जाओगे. मैंने अपने एनालिसिस की तरफ से हिट करा हुआ है, व्हिच इज अ प्लेस कॉल्ड स्कार्दू. ओके, ठीक है. तो अगर आप कारगिल से नॉर्थ जाओगे, नॉर्थ से फिर यू हैव टू टेक अ टर्न टुवर्ड्स द वेस्ट. एक पुरानी सड़क है जो जहां से महाराजा रणजीत सिंह की भी फोर्सेस गई थी उस रीजन में. एंड 3 सड़कें हैं टू रीच टू दैट प्लेस कॉल्ड स्कार्दू. स्कार्दू से अगर आप थोड़ा सा वेस्ट में जाओगे, तो आपको सीपीईसी मिलेगा, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है. तो आप पूरा उस पे नहीं जाना चाह रहे, बट यू गोइंग टू अ पॉइंट कॉल्ड स्कार्दू, जहां से आप पूरा इस रीजन को डोमिनेट कर पाओगे. शक्सगाम वैली का जो इशू है उसको डोमिनेट कर पाओगे. अपना सियाचिन का जो गेम है उसको डोमिनेट कर पाओगे. चाइना और पाकिस्तान का जो कंबाइंड थ्रेट है उस कहीं ना कहीं आप तोड़ोगे. तो काफी सारी चीजें उसके अंदर आती हैं, और चाइना को फोर्सफुली आपसे बात करनी पड़ेगी ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड, अगर आप उस जगह पे जाके बैठते हो. क्योंकि आप अगर आप स्कार्दू में बैठे हो, तो आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पूरी तरह से उड़ा सकते हो.
तो व्हेन दिस ये जो पूरा रिमलैंड के अंदर चेंज आएगा तो ये मैप्स बदलेंगे। अब आप पाकिस्तान में भी देखिए मैप्स बदलेंगे, अफगानिस्तान में मैप बदलेगा, ईरान में मैप बदलेगा, इराक में ऑलरेडी बदल चुका है, सीरिया में ऑलरेडी बदल चुका है, इजराइल ने अपना मैप बदल दिया है, रशिया ने अपना मैप बदल दिया है। तो ये तो 2-3 साल से लड़ रहे हैं तो इनका मैप अभी बदल गया है। अब लड़ाई इस तरफ आई है, तो ईरान का मैप अब बदलना शुरू होगा। हमारी लड़ाई 1 डेढ़ साल चल चुकी है ऑलरेडी। अगर आप देखें पाकिस्तान के साथ ऑप सिंदूर का जो टर्म है, दैट फाइट हैज़ बीन ऑन फॉर 1 ईयर प्लस नाउ। या आप व्हेन वी टॉक अबाउट फाइट एवरीबॉडी लुक्स एट मिलिट्री टू मिलिट्री, गोली चल रही है, एयरक्राफ्ट जा रहा है। नहीं भाई, द फाइटिंग इज वॉर इज ऑन वेरियस डिफरेंट लेवल्स। अननोन गनमैन भी वॉर है, इंडस वैली भी वॉर है, इंडस वाटर भी वॉर है, डिप्लोमेसी भी वॉर है। उसके बाद कोवर्ट एक्शन जो आप अंदर करा रहे हो, अगर कोई मुझे बोलता है कि पाकिस्तान में इतने सारी चीजें हो रही हैं, आपका कोई हाथ नहीं है, तो सर ठीक है, हम बुद्ध के देश हैं तो रहने दीजिए, फिर कोई हमको फिर पीओके देके भी नहीं मानना चाहिए। सो देखिए, ये धीरे धीरे करके ज्योग्राफी चेंज होगी। दिस हैज टू हैपन बिकॉज हिस्टोरिकल मिस्टेक्स पहले तो करेक्ट होनी है फॉर द न्यू ऑर्डर टू कम। एंड न्यू ऑर्डर में जैसे जैसे कोई जो पावर्स होंगी वो अपने आप को तगड़ा करने की कोशिश करेंगी, वो अपने आप को दे विल रिमूव उनकी जो वनरेबिलिटीज हैं। तो ये मैप चेंजेस होंगे। अब दिस इधर हैपेंस इन सिंध और हैपेंस इन शकरगंज, जहां पर आपका ये छमजूरिया वाला एरिया है, कि हाजीपीर में होता है, कि मेन पीओजेके के अंदर होता है, कि स्कार्दू में होता है, कि इस तरफ होता है, कहीं पे भी होगा, बट विल हैपन। एक चीज शर्मिष्ठा जी, और है, आपका मेरा मेरा एक पहले शर्मिष्ठा जी आपसे एक ये फाइनल सवाल है जो मेरा है। तो मैप्स की बात और रीड्रॉइंग ऑफ बॉर्डर्स की बात तो कर ली। अनदर बिग क्वेश्चन व्हेन वी टॉक ऑफ चेंज ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर इज करेंसी वर्सेस मेटल्स, कि भाई मेटल्स की ओर शिफ्ट करना है पूरा फोकस, गोल्ड सिल्वर या रेयर अर्थ्स और व्हाटएवर, बिकॉज मुझे नहीं पता एस्ट्रोलॉजिकली कैसे दिखता है वो, या फिर ये डॉलर रहेगा और कितना मजबूत रहेगा, क्या रहेगा, बिकॉज अमेरिका ऑब्वियसली वांट्स डॉलर की सुप्रीमेसी रहे, चाइना वांट्स मेटल्स की और चीज शिफ्ट करे, इसमें भी एक टग ऑफ वॉर चल रही है। और भारत के एंगल से भी एक एक जो अगर मैं कहूँ वीकनेस निकली है जिसके कारण थोड़ा सा स्टॉक मार्केट्स में भी करेक्शन आ रहा है, इज a lot of FIs have been pulling money. FDI तो चल रहा है, FDI जो स्टेबल फॉरेन एसेट्स जो फिजिकल एसेट्स में लगता है वो तो स्टेबल है। FI का आउटफ्लो हुआ है बिकॉज ऑफ AI कंपनीज, वेदर इट्स इन ताइवान एंड अदर प्लेसेस, उस तरफ their attention has shifted and आ रहा है कि भारत में जल्दी से भाई सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स लगे, कहीं भारत ये AI बस भी ना मिस कर दे जैसे इंडस्ट्रियल बसेस मिस करी भारत ने इससे पहले, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल अदर करी। तो ये दो चीजों का जरा मुझे जवाब दीजिए, करेंसी वर्सेस मेटल्स एंड भारत एज अ लुक्रेटिव डेस्टिनेशन, बिकॉज हाउ विल भारत राइज इफ स्टॉक मार्केट्स एंड FIs कीप पुलिंग आउट ऑफ इट, प्लीज। मुझे ये सवाल एक्चुअली पूछना था, मैं बैठी हुई थी कि चलो मैं पूछूंगी कि ये डी-डॉलराइजेशन के बारे में आप लोग थोड़ा मुझे ज्ञान दीजिए, ये तो मेरे ही ऊपर आ गया है। मैं ये आई वांट टू से वन थिंग कि पहली बात, मुझे डॉलर जाने वाली है ऐसा मुझे नहीं लगता है। डॉलर को जाने के लिए कि डेट बहुत हाई है अमेरिका का, दैट आई अंडरस्टैंड, पर डॉलर को जाने के लिए अमेरिका को धूल में मिल जाना पड़ेगा, और अमेरिका की स्थिति खराब होते हुए दिखता है, मिट्टी में मिलते हुए नहीं दिखता है। सो फ्रॉम 2028 दे विल अगेन स्लोली रिव्यू। तो अभी तो कहीं नहीं जा रहा है। तो कुछ लोग जो बोल रहे थे, बहुत अफवाह फैला रहे थे, डॉलर 3 रुपए आ जाएगा, 5 रुपए आ जाएगा, 20 रुपए आ जाएगा, वो चीज तो मुझे, और वो आज से नहीं, वो कुछ 10 साल से कह रहे थे ऐसा कुछ, तो लगभग 8-10 साल से बोल रहे थे, वो तो 8-10 साल से हुआ नहीं, आने वाले 8-10 साल में भी नहीं होने वाला है। सो डॉलर चेंज नहीं होगा। अभी हो सकता है वो पेट्रो डॉलर है, गोल्ड का बैकअप है, उस टाइम में कुछ और किसी चीज के बैकअप में हो जाएगा, क्योंकि अगर डॉलर चली जाती है तब आप, अच्छा आज अगर डॉलर मतलब रिजर्व करेंसी डॉलर ना हो तो फिर अमेरिका का क्या हाल होगा, उनका इकोनॉमी का क्या हाल होगा? कुछ दिन के लिए तो एकदम ही खत्म होंगे ना, कुछ दिन के लिए तो होंगे, तो वो स्थिति आते हुए मुझे नहीं दिखता, एकदम नहीं। इनफैक्ट 2028 से उनका जो भी कुछ हाल है, उनके जो क्या बोलते हैं,
उनके जो अर्थनीति आर्थिक व्यवस्था है, इकोनॉमी की जो हाल है वो 2028 से सुधरने वाली है। तो डॉलर कहीं नहीं जा रही है, डॉलर फ्लक्चुएट हो सकती है, जाने वाली नहीं है। डॉलर का बैकअप जो है वो चेंज हो सकता है, बट डॉलर नहीं जाने वाला है। अब आते हैं आगे जाके क्या करना है। इंडिया क्या हमारा वो वाला बस निकल गया था, ये वाला अब सेमीकंडक्टर का बस ना निकाले? नो 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 नो, दिस इज मार्स महादशा। मार्स के पास जो नक्षत्र है ना, धनिष्ठा, चित्रा एंड मृगशिरा थोड़ी बहुत, और आर्द्रा भी। तो आर्द्रा में बैठा हुआ है हमारा मंगल, जो कि राहु का नक्षत्र है। वो मंगल का नहीं है, पर हमारा मंगल बैठा हुआ है राहु के नक्षत्र में, आर्द्रा। एंड आर्द्रा इज फॉर दीज ऑल दिस थिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, जितना भी कुछ है सब आर्द्रा के पास है। सो आर्द्रा नक्षत्र वाला जब मंगल टेक्निकल नक्षत्र प्लैनेट आया है, टेक्निकल नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये सेमीकंडक्टर वाला जो दौर है, ये इंडिया लूज नहीं करने वाला है, कुछ भी हो जाए, 110%। क्योंकि जब राहु का महादशा फाइनली शुरू होगा 2032 से, दैट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक फॉर अस, क्योंकि राहु हमारा कृतिका नक्षत्र में है, जो चौथी घर के मालिक के नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में है। हमारा राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, और रोहिणी के टॉरस वाला राहु ऐसे भी अच्छा काम करता है। सो इंडिया चाइना को रिप्लेस करने वाला है। इंडिया आने वाले 30 साल में इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, हर तरीके से हम सेकंड इकोनॉमी बनने वाले, थर्ड नहीं सेकंड इकोनॉमी बनने वाले हैं। मतलब वही 45, 47 पता नहीं उसी के आसपास होगा, इतनी जल्दी तो नहीं, मतलब 40 प्लस आफ्टर 2040, वो 2042 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, पता नहीं, उस टाइम के आसपास हम दूसरी इकोनॉमी बनने वाले हैं। हम सेमीकंडक्टर का जो ये नया दौर आया है, इसको मिस करके हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे? नो वे पॉसिबल। सो इस आर्द्रा वाले मंगल के महादशा में हम ये टेक्नोलॉजी का जो एक बाढ़ आई है, हम इसको मिस नहीं करेंगे। वी विल आल्सो कीप फ्लोटिंग विद दिस वन, वी विल स्विम थ्रू दिस वन। और सेकेंडली राहु के महादशा में तो हम हर तरीके से अच्छा करेंगे। वो जो विश्वगुरु वाला, विश्वगुरु नहीं मतलब हम विल नॉट बी ऑब्वियसली टॉप वन कभी भी रशिया, अमेरिका वही सब रहेंगे। सो हम लगभग दूसरी इकोनॉमी बनने वाले हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। सो मेरा ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, दोनों के पास है ये क्वेश्चन है। अब मैं भी कभी कभी सवाल पूछ लूं, जवाब दे दे के मैं भी थक गई, अब मुझे भी ज्ञान चाहिए। नंबर 1 चीजें जो मुझे जानना है कि 2000 आपको क्या लगता है, वो अब टाइमलाइन छोड़ दीजिए, कि अभी जिस तरीके से अभी जो हमारा देश की गवर्नमेंट चल रही है, क्योंकि आप लोग मुझसे ज्यादा जो है करंट अफेयर्स ये सब पढ़ते हो, मैं डेस्टिनी को देखने की कोशिश करती हूँ, और आप लोग अभी जो चल रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बेसिस पे सामने की बातें समझते हैं। सो अभी जो भी कुछ चल रहा है हमारे देश में, भला ही बीजेपी सारे इलेक्शन जीत रहे हैं ये सब, बट स्टिल जो आपने लास्ट टाइम कहा था कि आप जब 2027 का इलेक्शन का टाइम आएगा या 2027 का मिडिल आएगा, तब तक हर एक स्टेट में रिपोर्ट कार्ड निकालने का टाइम आ जाएगा, ये आपने बताया था, मुझे याद है। तो फिर भी यूपी इलेक्शन तो जीतने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इतनी बड़ी इलेक्शन वो जीतने वाले, इतना बड़ा स्टेट वो जीतने वाले हैं। तो क्या हो सकता है 2027 की मिडिल से 2020, मतलब जब ये इलेक्शन वगैरह खत्म हो जाएगा, मेरे ख्याल से वो तो अप्रैल में खत्म हो जाएगा, व्हाट कैन बी द चैलेंज फॉर नेक्स्ट 1.5 years, या जो जिस तरीके से देश चल रहा है, क्या हो सकता है? क्योंकि डीप स्टेट हर कोई चाहता है, चाइना चाहता है, पाकिस्तान चाहता है, कोई चाहता तो नहीं है ना कि हम अच्छा करें, प्लस हमारे देश के अंदर भी ये सब चीजें हैं। सो व्हाट कैन बी द थिंग जहाँ पे जो मैं कह रही हूँ कि मोदी जी के लिए बड़ा चैलेंजिंग टाइम आएगा। एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि आप लोगों को क्या लगता है पीओके हमारे पास कब आ सकता है? इवन नॉट द एंटायर पीओके तो हो सकता है वो 30 से 32 तक एंटायर पीओके आएगा। उस टाइम में खाली पीओके नहीं, अमेरिका कह रही हूँ, पाकिस्तान पीओके जाने से टुकड़ा होगा ये नहीं है, पाकिस्तान उस टाइम में और भी टुकड़ा होगा। अगर 3, 4, 5, 6 कितना टुकड़ा होगा मुझे नहीं पता वो, बिकॉज एस्ट्रोलॉजिकली आई कैन नॉट टॉक अबाउट दिस। आई कैन ओनली से दैट कि उनकी जो मैप है पूरी तरह बिगड़ने वाली है 2030 से 2032 तक। उस टाइम में हो सकता है पूरा ही ले आएंगे, और भी देश जो सिंध विंध वो सब और भी टुकड़ा टुकड़ा हो जाएंगे। पर अभी थोड़ा सा ही सही, अगर आए तो कब आ सकता है, आएगा नहीं आएगा, व्हाट यू पीपल हैव द असेसमेंट अबाउट इट?
पहले तो आपका मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का सवाल लेता हूं। बिल्कुल आपने सही समझा, मैंने ये बात कही थी पिछली बार कि 27-28 तक कई राज्यों में अगर इनका परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो एंटी इनकम्बेंसी आएगी, बिकॉज 28 में कई चुनाव होंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दे विल ऑल बी अप फॉर पोल्स। बट अब अगर हम देखें ध्यान से, विपक्ष इज ऑलरेडी डिसइंटीग्रेटिंग। मतलब ये जो टीएमसी पार्टी टूट के अब इन 20 एमपीज का भी विलय होने जा रहा है एनडीए में। I mean, it's unbelievable. NDA is going to be stronger than ever before. मतलब 240 तो छोड़ो छोड़ो आप, अब NDA is super super strong. मतलब inching towards 2/3 majority. प्लस अगर हम लोकसभा की बात करें 29 में, मान लीजिए कुछ जगह एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, कुछ जगह कुछ कमी हो भी जाती है। पिछली बार इनकी वेस्ट बंगाल में 42 में से 12 सीट आई थी। इस बार 36 मरी हालत में 36-37 आनी है, कोई बड़ी बात नहीं, 40 आ जाए। 2 सीट नहीं आएंगी वो मालदा मुर्शिदाबाद के एरिया की, तो एक 20-25 सीटों का बफर और इनको मिलने जा रहा है। प्लस व्हाट हैपेंड इन यूपी वाज अ ब्लैक स्वॉन इवेंट, वो दोबारा नहीं हो सकता। वो कुछ हो गया था आपस की लड़ाई झगड़े के कारण और इस सब के कारण 80 में से 36 सीट, नो वे विद योगी आदित्यनाथ एंड विद हिम विनिंग 2027 36 सीटें नहीं आने वाली 80 में से, मरी हालत में इससे ऊपर ही होने जा रहा है। तो पिछली बार का अगर हम खराब परफॉर्मेंस भी ले लें, उसमें मरी हालत में 30-35 सीटों का इंक्रीमेंट मुझे दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से तो 2029 इज प्रीटी मच इन द बैग, जहां तक मैं पॉलिटिक्स वाइज देखता हूं। नॉट बिकॉज बीजेपी बहुत अच्छा करेगी या क्या करेगी, बट बिकॉज विपक्ष बिल्कुल ही कैपिचुलेट करके खत्म हो चुका है। तो दैट इज वन थिंग टू बिगिन विद। इसलिए मुझे तो बीजेपी को थ्रेट नहीं दिख रही, देश को थ्रेट दिख रही है मुझे कुछ मामले में, मैं अभी बताता हूं उसको। देखिए, देश तो हमेशा कोई भी चाहे जितना स्ट्रांग हो, इट्स 1 वीक इज टू लॉन्ग इन पॉलिटिक्स, 1 वीक इज टू लॉन्ग इन जियोपॉलिटिक्स। एक इवेंट होता है, पूरी कहानी बदल जाती है। आदि नोज इट बेटर देन ऑल ऑफ अस। 1971 में इंदिरा गांधी वॉज एट हर ऑल टाइम हाई, ठीक है जी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। 71 में शी वॉज एट एन ऑल टाइम हाई। 72 में जब कुछ चुनाव हुए थे, शी वन बाय अ थंपिंग मेजॉरिटी, मतलब सारे राज्य जीत गई थी। और 73 आते आते इकोनॉमी का बैंड बजा, 27% इन्फ्लेशन हुई और 75 में अपनी सीट हार गई थी और इनको इमरजेंसी लगानी पड़ गई थी। तो भाई समय तो बहुत बलवान होता है, वो आई कैन नेवर प्रिडिक्ट कि क्या हो जाए। बट लॉजिकली अगर मैं सोचूं, बीजेपी को तो थ्रेट नहीं है देश में। अब अगर ये युद्ध बहुत लंबा चलता है, ये युद्ध अगर मान लीजिए बहुत लंबा चलता चला जाता है, हॉर्मूज का ब्लॉकेज और भी तरह तरह की चीजें, कैन वी हैव इन्फ्लेशन? क्या पॉकेट्स पे हर्ट हो सकती है चीज, इकोनॉमी हर्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, मेरा मानना है। दैट इज वन पॉइंट अगर मैं बहुत क्रिटिकली देखूं कि भाई वहां पर एक चोट लग सकती है कि पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस, राइजिंग कॉस्ट्स, एंड इसमें हम लोग को एक गड़बड़ हो सकती है। बिकॉज आज भी हम लोग की क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी तो है, ऑल सेड एंड डन, ठीक है, रशिया से आ जाएगा एंड दोज आर अदर थिंग्स। दूसरी बात आपने जो कही पीओके की, देखिए मैं पीओके ऑपरेशन सिंदूर पे जब हमने ठोकना शुरू किया, ठोका भी काफी, उस पे इतना बवाल कर दिया, अमेरिका ने ये कहा वो कहा। आई ओनली थिंक पीओके तब आ सकता है जब एक तो अमेरिका गिव्स अ डैम टू पाकिस्तान की भाड़ में जाओ ले लो पीओके। वो कब होगा? वो तभी हो सकता है जब अमेरिका अपने कई लफड़ों में इंटेंगल्ड हो एंड दे आर नॉट पेइंग अटेंशन कि यार हम अपना देखेंगे, तुम्हें जो करना है पाकिस्तान के साथ करो हमारी बला से। बिकॉज अमेरिका का या तो हमारे साथ होना या डिस्ट्रैक्टेड होना जरूरी है, तभी पीओके आएगा। दैट इज व्हाट आई फील। बाकी आदि आप बता सकते हो इस पे, हाउ कैन पीओके पॉसिबली कम? बिकॉज अमेरिका हल्के से पे तो आ जाएगा, अरे रुको, अरे रुको, अरे ये मत करो, अरे वो मत करो, बिकॉज पाकिस्तान इज अ यूजफुल इडियट फॉर अमेरिका, ऑलवेज गोइंग टू बी वन। हाउ कैन इट अलाउ इंडिया टू टेक ओवर पीओके? व्हाट आर द पॉसिबल सर्कमस्टांसेस? ये थोड़ा अब आप बताइए प्लीज। देखिए, अलाउंस की तो मैं बात बोलूं, अमेरिका का जो ग्लोबल पावर है ना, इट्स गोना बी देयर। एंड आई, शर्मिष्ठा जी जैसे बोल रही हैं डॉलर रहेगा एंड दिस एंड दैट, आई हैव ऑलवेज सेड डॉलर विल रिमेन, कहीं नहीं जाता वो। रिजर्व करेंसी आपका स्टेटस थोड़ा चेंज हो जाए, ये सब चेंज हो जाए, दैट्स परफेक्टली फाइन, बिकॉज जैसे जैसे आपका ग्लोबल ऑर्डर चेंज होगा, द प्रीवियस स्ट्रक्चर्स विल चेंज ऑब्वियसली। कई लोग बोलते हैं यार डॉलर विल कंप्लीटली गेट डिस्ट्रॉयड, नो इट वोंट। आई मीन, ये जो वॉर करी है अमेरिका ने ईरान में, ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी। एंड आई थिंक करण जी आपके साथ मैंने पॉडकास्ट में ये चीज बोली थी कि ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी अमेरिका की तरफ से कि अगर आप लोग सोचते हो कि मेरे को अलग रख के आप लोग एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना दोगे और मेरे को साइड में बिठा दोगे अपना अंगूठा चूसते हुए, थिंक अगेन।
I can create trouble for all of you put together without much of a challenge. तो उसने चाइना को भी बड़ा जबरदस्त चैलेंज दिया है. उसका ऑयल दिस दैट हैज गॉट टेकन अ बैड बीटिंग. चाइना के एक्सपोर्ट्स हैव टेकन अ बीटिंग. चाइना के इंपोर्ट जो स्ट्रक्चर्स थे वेनेजुएला से, ईरान से, वो सब फट हो गए हैं, एकदम बुरे हाल हो गए हैं उसके. इंडिया को उसने चैलेंज दिया है, रशिया को उसने चैलेंज दिया है. ही इज चैलेंज्ड एवरीबॉडी हु इज द बिगेस्ट दिस थिंग. ब्रिक्स को उसने चैलेंज दिया है. ही इज गिवन अ वेरी क्लियर चैलेंज टू एवरीबॉडी. अब वो चैलेंज सक्सेसफुल होता है नहीं होता वो तो वक्त बताएगा. बट इट्स नॉट दैट वो बोलते थे ना अमेरिका तो खत्म हो गया, ये तो बर्बाद हो गया, ये हो गया, कुछ दम नहीं बचा. नो, they've got दम, they've got enough दम अभी भी to do a lot of damage to the world. बहुत चीजें कंट्रोल करते हैं अभी भी ये लोग. दूसरा देखिए जो पीओजेके की जैसे आप बात है, अमेरिका धीरे धीरे करके विल बी इन अ प्लेस जहां पर वो हर एक इवेंट जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा. नाउ इफ यू लुक एट इट, इसराइल को देखो आप. उस दिन ईरान ने मारा इसराइल को. इसराइल को ट्रंप बोलता रह गया भैया मत करो मत करो मत करो. इसराइल ने फिर भी मारा उसको. हमारे साथ भी अगर आप देखें 2019 में ट्रंप के अपने शब्द हैं जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी कि मैंने मोदी को बोला कि मैं बात करता हूं, ठहर जाओ, डोंट डू एनीथिंग. व्हाट डिड मोदी, ट्रंप के अपने वर्ड्स क्या हैं? मोदी सेड आई विल डू व्हाट आई नीड टू डू, स्टे आउट ऑफ इट. इवन यहाँ पर अगर आप देखें जो इनकी सो कॉल्ड इंटरवेंशन हुई थी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर इन्होंने पाकिस्तानियों को बोला बेवकूफों जाके खत्म करो इसको, दैट इज बिकॉज इनको पाकिस्तान की जरूरत थी. इन सबको पता था भाई ईरान का गेम नेक्स्ट होने वाला है, तो हमको पाकिस्तान की जरूरत होगी. अगर इस यहाँ पर आर्मी की बुरे हाल हो गए, इनके तो सारा अंदर रिवोल्ट हो जाएगा. वी नीड दिस राइट नाउ, तो हैंग ऑन. उनका मेन मोटिव इज नॉट बिकॉज दे लव पाकिस्तान. उनको नहीं फर्क पड़ता. उनका मेन मोटिव इज बिकॉज कि भाई उनको जरूरत थी, तो यार नाम ओए नाम मार यार, अभी ठहर जा भाई, थोड़ी जरूरत है इसको, मेरे को आई हैव टू यू नो इसका इसका थोड़ा काम वाम करना है मेरे को, अभी ठहर जाए. डोंट डोंट हिट हिम सो हार्ड. मेन पॉइंट वाज दैट रादर देन जो हमारी तरफ से आया है कि वो पाकिस्तान को बचा रहा है. हाँ, वो एक तरह से आप उसको वही बोल सकते हो, बचा रहा है. इट इज़ अबाउट बेसिकली अपना एक वहाँ पर कंट्रोल चाहिए था उसको. तीसरा, तो होगा क्या इसके अंदर अगर आप देखें, कंट्रीज़ विल टेक सर्टेन एक्शंस जो पिछले 10 साल पहले एक्सेप्टेबल नहीं होते थे. इस बारी इस समय पर एक्सेप्टेबल होंगे क्योंकि हर जो देश एक एक्शन लेगा उसके पास एक लेवरेज रहेगा. तो आपका लेवरेज क्या हो सकता है अमेरिका के साथ? यूरोप के साथ तो आपकी डील शील हो रखी है. यू आर वन ऑफ द हाईएस्ट सप्लायर्स ऑफ बोलते हैं ना फ्यूल टू दीस पीपल. आप अमेरिका के साथ भी लेवरेज बना रहे हो. ग्लोबल ऑयल के अंदर अगर आपको हटा दें तो आज ऑयल का प्राइस 150-200 जाएगा सीधा, क्योंकि जो रिफाइनिंग कैपेसिटी और ये सब चीजें आपके पास है उससे बैलेंस बना हुआ है. वेनेजुएलन ऑयल को अगर आप मार्केट में लेके आ रहे हो, उसकी प्रेसिडेंट यहाँ पर आती है, वो आपकी कैपेबिलिटी पे है. रशियन ऑयल के साथ जो आप बैलेंस बना के बैठे हुए हो इस टाइम पे, उस वजह से मार्केट कूल्ड है. पब्लिक में तो ये बोलते रहेंगे नो नो यू कांट यू दिस यू दैट. प्राइवेट में आपको बोलते हैं नहीं ले लो यार, ठंडा रखो मार्केट को प्लीज. तो लेवरेज बढ़ाने की बात है. भारत अगर आप देखेंगे इस समय पे जो चीजें, आप जिस तरह की डील्स और जिस तरह से मोदी जी इधर उधर जा रहे हैं टू डू वेरियस डिफरेंट थिंग्स इज टू क्रिएट दैट लेवरेज. आपके पास कुछ तो लेवरेज है कि यूरोप के जो डच जो नेदरलैंड्स है, वो जो उसकी लिथोग्राफी मशीन है वो आपको बोल रहा है जी आप ले लो, आपको मैं टेक्नोलॉजी भी दे देता हूँ, आप अपने पास बना लो, मेरे को मैन्युफैक्चरिंग की मैं कर नहीं सकता, प्लीज डू इट, प्लीज हेल्प मी आउट. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वहां पर वो अपनी जर्नलिस्ट को भी लगाते हैं ये सब करने के लिए, बट रियलिटी एक तरफ है और नैरेटिव एक तरफ है. सो धीरे धीरे होगा क्या, ये नैरेटिव थोड़ा वीक होता जाएगा और रियलिटी ऊपर आती रहेगी. जैसी ही आपकी रियलिटी ऊपर आती है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी टू डू व्हाटएवर यू नीड टू डू. मैं एक ही सवाल पूछूंगा आज आप सबसे कि अगर आप याद करें 5-6 साल पहले जिस तरह से आज आप बांग्लादेशियों को बाहर फेंक रहे हैं, 6 साल पहले आप सोच भी सकते थे इस चीज के बारे में? ह्यूमन राइट से लेकर एमनेस्टी से लेकर पता नहीं कौन-कौन आगे खड़ा हो जाता था. आज वही एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वाले खड़े हुए हैं, लेकिन कोई उनकी सुनता नहीं है. उस टाइम पे आपके पास लेवरेज नहीं था, आज आपके पास लेवरेज है. तो लोग भी 2 बारी सोचते हैं आपको कुछ बोलने से पहले, यार बोले साला वो गुस्सा गुस्सा हो जाएगा, पंगे हो जाएँगे. नहीं, नहीं यार, एक छोटा-सा स्टेटमेंट दे देते हैं बट ज़्यादा उसके आगे नहीं जाएँगे.
कतर के साथ जो नुपुर शर्मा के साथ जो गेम हुआ, कतर ने आपके ऊपर बड़ा क्लियर प्रेशर डाला था कि भैया आप ये इसको पीछे करो, नहीं तो मैं आपका गैस बंद कर दूँगा। आज अगर कतर आपको बोलता है मैं आपका गैस बंद कर दूँगा, आप उसको क्या बोलोगे? अबे लटक जा जाके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेड़ तो है नहीं, अगली वाली बिल्डिंग से लटक जा। भाड़ में जा मेरे को। आई एम नॉट गोना लिसन टू दिस नॉनसेंस। बट 5-6 साल पहले आपके पास वो दम नहीं था। सी एक आइडियलिस्टिकली चीज़ों को देखना बड़ा ईज़ी होता है। बट रियलिटी जब आइडियोलॉजी से आके और आइडियलिज्म से आके जब वो क्लैश करती है, तो बहुत चीज़ें चूर-चूर हो जाती हैं। आई एम अ गाय हू इज़ अ लिटिल रियलिस्ट, जो उस क्लैश के बीच में खड़ा होता है तो देखने के लिए कि भई हो क्या रहा है। कई लोग आइडियलिस्टिक होते हैं कि भई ऐसा होना चाहिए बट वो क्या वो रियलिस्टिक है? ये सवाल हमको पूछना पड़ेगा। 5 साल पहले हम बोल सकते थे कि बांग्लादेशियों को क्यों नहीं फेंका? आइडियलिस्टिक। क्या वो रियलिस्टिक था? नहीं। आपके पास ना लेवरेज थी, ना कुछ था। अगर आपके ऊपर 5-6 साल पहले सैंक्शंस लगा देते लोग, तो आपकी इकोनॉमी जो आज खड़ी है ना यहाँ पर, वो भी नहीं होती। आपने जैसे एफपीआईज़ बोला जो जा रहे हैं, दे आर प्रॉफिट बुकिंग। दे आर प्रॉफिट बुकिंग। दैट इज़ अ गुड साइन कि आपकी मार्केट के अंदर जब कोई पैसा लगाता है, उसको प्रॉफिट मिलता है, वो प्रॉफिट निकाल के जा रहा है। बट आपका नेट एफडीआई जो है, वो तो हाईएस्ट एवर है, $95 बिलियन पे बैठा हुआ है। उसके ऊपर अगर आप ये भी देखें, जो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग होती है देश के अंदर, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग क्या होती है? आपकी इंश्योरेंस कंपनीज़, योर लार्ज हेज फंड्स, योर कैपिटल जो चीज़ है, वो सारी पॉजिटिव है। एंड अगर आप देखें इस टाइम पे इकोनॉमी को शिफ्ट कर रहे हैं लोग। आरबीआई ने जो रूल्स निकाले हैं उससे $40-50 बिलियन का ऑलरेडी टारगेट है, इस 1 डेढ़ 2 हफ्ते में आ जाएगा वो। बॉन्ड सेलिंग एंड ये वो चीज़ें जो कर रहे हो, आप शिफ्टिंग कर रहे हो। ये सब होने के बाद भी आपका जीडीपी 7.8 आता है। उसके बाद Q4 के अंदर आपका सरप्लस आ जाता है। अब लोग बोलेंगे यार Q4 तो वॉर का इम्पैक्ट नहीं आया था। क्या बात कर रहे हो साहब? फ़रवरी 28 को वॉर शुरू हो गया था। मार्च में तो हालत खराब हो गई थी बिकॉज़ ऑयल वाज़ हिटिंग न्यू हाइज़ एट दैट टाइम। तो Q4 के अंदर अगर आपने अपने अकाउंट सरप्लस दिखाया है $7.1 बिलियन का, तो आपको दिखता है कि अच्छा ठीक है। हाँ, ये जो Q1 है 27 का, इसके अंदर थोड़ा-सा आपको झटका लगेगा। बट इफ यू लुक एट इट, उसके अंदर भी आप 7.8% अगर आप दिखा रहे हो, तो यार फिर यू नो व्हाट्स द बिग गेम? जून एंड है, मेरे हिसाब से आपकी ग्रोथ होगी अबाउट बिटवीन 6.6 टू 7.2 के बीच में। तो एक लेवरेज आपका बन रहा है और वो लेवरेज आपको अलाउ करेगा कुछ एक्शंस लेने के लिए जो आप पहले सोच नहीं सकते थे। मेरा ये हम्बल सबमिशन है। आप दोनों म्यूट हो। हाँ, हाँ। हम लोग निशब्द हो गए आपकी वार्ता सुन के। हम अरे लोग नहीं। निशब्द हो गए। नहीं, दिस इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट कन्वर्सेशन एक्चुअली जो हम या तीनों लोग करते हैं। आई मस्ट से कि एक बड़ा ब्रॉड पैराडाइम पे करते हैं। एंड मैं दोनों बाय द वे ऑडियंस को भी बताता हूँ, हम लोग बिल्कुल भी सेट करके नहीं आते। शर्मिष्ठा जी मुझसे पूछती रहती है, बात किस पे करना है? मैं हमेशा बोलता हूँ खुले में बात करेंगे, चिल करो ना आप। ओपन, मुझे लिख के दिया ओपन। Open-ended। मैंने पूछा था, बोले मैं ओपन। कभी भी, करण जी आपके साथ भी मैंने कितने पॉडकास्ट करे हैं, आप भी पूछते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ यार जो हो रहा है उसके बारे में बात करें। सी बिकॉज़ एक स्पॉन्टेनियस कन्वर्सेशन जो होता है ना, वो बड़ा ईज़ी होता है करना और उसमें मज़ा थोड़ा ज़्यादा आता है बिकॉज़ खुल के बात होती है, एवरीबॉडी स्पीक्स देयर हार्ट आउट। तो मेरा शर्मिष्ठा जी आपको थैंक यू सो मच एंड करण जी आपको थैंक यू थैंक सो यू मच। जी, थैंक यू। आपके इंडल्जेंस के लिए एंड आप लोग जिस तरह से ओपनली अपने दिल से बात करते हैं, दैट इज़ व्हाट आई थिंक आवर ऑडियंस इज़ लविंग। As long as you know people are loving this particular thing, we will keep doing this। and सबसे रिक्वेस्ट है शर्मिष्ठा जी को तो प्लीज बड़े नंबर्स में फॉलो करिए। एक्चुअली उनको बोलना चाहिए हमको फॉलो करे बच्चों को, है ना? अरे मैं कुछ यूट्यूब पे कुछ लगाती नहीं हूँ, बट मैं कहाँ सबको कहाँ ये फंसी बोलती हुई हूँ है, प्लीज। एक ट्वीट डालती है पता नहीं 5 लाख लोग 8 लाख लोग, भैंस की यहाँ साला 8 लोग नहीं देखते हैं। नहीं देखो, आप जो बात करते हैं ना, वो मैं बोलूंगी, मतलब पीपल लव इट, वो मुझे पता है। आप दोनों को लोग बहुत पसंद करते हैं, दैट्स द रीजन आई टॉक टू बोथ ऑफ यू। और सब आपको फॉलो करते हैं, तभी आप लोगों की ये वीडियो सुनते हैं, नहीं तो कहाँ से आएंगे। मैं तो कुछ वीडियो नहीं बनाती हूँ अलग से, मेरे पास टाइम भी नहीं होता है। मैं थोड़ा बहुत कुछ ट्वीट कर लेती हूँ। नहीं मैं हम हैं। अच्छा, बिल्कुल 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 बनाए, तभी तो मैं आती हूँ। ये जगह आ रही है, ट्विटर वाला क्या बोलते हैं, यूट्यूब वाला स्पेस तो मैंने आप लोगों ने छोड़ दिया कि चलो आप लोग बनाओ, मैं इसमें नहीं।
एंड बस दोस्त मैंने यही करण जी के भी चैनल को फॉलो करिए, हमारे चैनल को तो बिल्कुल फॉलो करिए, भूलिएगा मत, एंड सपोर्ट अस बिकॉज दिस इज व्हाट वी डू, एंड हम जितनी भी फ्रेश कॉन्वर्सेशंस कर सकें आपके लिए, वो हमारे लिए भी अच्छा लगेगा और आपके लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सबसे रिक्वेस्ट है, साइन ऑफ एंड ड्रॉप अ कमेंट, आप अपने थॉट्स जरूर डालिएगा कमेंट में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।